अध्याय 71 ठंडे चांद तलवार पर अभिशाप अमर। 10,000 साल पहले क्लाउड हेवन पवित्र भूमि निश्चित रूप से स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकतों में से एक थी, जो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सभी प्रमुख शक्तियों की अनदेखी करती थी, और सभी प्रमुख ताकतों ने क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के नेतृत्व का अनुसरण किया। हालांकि पूर्व महिमा चली गई है और बादल स्वर पवित्र भूमि अब पतन में गिर गई है, फिर भी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि अभी भी स्वर्गीय गहन क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति है। जैसा कि किन सम्राट ने सोचा था, फैंग चेन वास्तव में किन राजवंश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि उसे बाद में एक शीर्ष स्तरीय शक्ति की सहायता की तत्काल आवश्यकता होगी। किन राजवंश स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट विकल्प था। किन राजवंश एक प्राचीन राजवंश के रूप में एक गहरा आधार है। ऐसे राजवंश की सहायता से फैंग चेन का भविष्य बहुत आसान हो जाएगा। कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल की काया ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। फैंग चेन ने अवचेतन रूप से शून्य में देखा, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। चाहे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में हो या स्वर्गीय गहन क्षेत्र में, ली हन्यू निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। वह अब संत क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और सर्वोच्च ईश्वर क्षेत्र से केवल एक कदम दूर है। हालांकि फैंग चेन को पता था कि ली हन्यू ने अतीत में एक महान युद्ध का अनुभव किया था और वह एक प्राचीन अभिशाप से पीड़ित था। ये प्राचीन अभिशाप अत्यंत शक्तिशाली है और यहाँ तक कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि भी इसके खिलाफ असहाय है। यह अभिशाप आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ली हन्यू जैसे शीर्ष विशेषज्ञों के लिए यह बेहद बुरा है। उपयोग की जाने वाली शक्ति जितनी मजबूत होगी, अभिशाप उतना ही बेहतर होगा। यह अभिशाप किसी की आत्मा को खा सकता है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब ली हन्यू कार्रवाई करती है तो उसकी आत्मा पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि यह पूरी तरह से फट जाता है तो उसकी आत्मा पूरी तरह से भस्म हो जाएगी और वह नष्ट भी हो सकती है। इस मामले के कारण ली हन्यू ने अपनी शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं किया है। यही कारण था कि ली हन्यू फैंग चेन के रक्षक बन गए। यही कारण है कि फैंग चेन चाहते थे कि महान किन राजवंश के लोग उनकी मदद करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ली हन्यू को आसानी से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग करती है, जिसे फैंग चेन स्वाभाविक रूप से देखना नहीं चाहता था। मूल उपन्यास में 4 शीर्ष शक्तियां स्वर्गीय दानव क्षेत्र, स्वर्गीय दानव संप्रदाय, प्रतिष्ठित शांतगुआन परिवार और दानव सांप कबीला ली हन्यू पर अभिशाप को तोड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। इसने उसके गुरु को ली हन्यू को कई शक्तिशाली शख्सियतों के साथ अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका खोजने के लिए स्वर्गीय दानव क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस लड़ाई में युनटियन पवित्र भूमि को भारी नुकसान हुआ। युनटियन पवित्र भगवान, ली हन्यू और कई बुजुर्ग एक के बाद एक मारे गए, जिससे केवल कुछ बुजुर्ग बच गए। बुजुर्गों में से एक गद्दार था जिसने पहले ही तियानमो संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस घटना के कारण स्वर्गीय दानव क्षेत्र पर लगी मोहर पूरी तरह से टूट गई थी, जिससे स्वर्गीय गहन क्षेत्र अराजकता की लंबी अवधि में डूब गया था। मैं इस बार निश्चित रूप से इसे रोकूंगा। फैंग चेन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा। यह उसके दिल में एक गांठ होनी चाहिए। मूल उपन्यास में फैंग चेन की पृष्ठभूमि हर पहलू में त्रुटिहीन है, इसलिए उसे बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। हालांकि कहानी के इस हिस्से के कारण फैंग चेन को एक बड़ा झटका लगा। उसकी खेती की उपेक्षा हुई और अंततः जियो युनटिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बाद में बदले जाने के बाद उसके मन में असंतुलन के कारण वह बदला लेने के लिए दृढ़ था, लेकिन खलनायकों द्वारा हेरफेर किया गया, जिसके कारण उसकी अंतिम मृत्यु हो गई। एक मायने में मूल कार्य में फैंग चेन काफी दुखद है। यह एक ऐसी शुरुआत के साथ शुरू हुआ जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था, लेकिन क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति था और कई अन्य कारणों से उसने अपना संतुलन खो दिया और इस तरह की त्रासदी में समाप्त हो गया। ये सिर्फ इतना है कि किन लिंगलोंग बाद में जियो युनटिंग के साथ जुड़ गया और वह वीरता के सिर्फ एक कार्य के बाद उसके प्यार में पड़ गया। किन लिंगलोंग के संबंध के बिना स्वर्गीय दानव संप्रदाय महान किन राजवंश पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं होता। प्यार वास्तव में जीवन को बर्बाद कर देता है और प्यार के प्रति जुनूनी होना एक हत्यारा है। किन राजवंश ऐसी राजकुमारी का सामना करना वास्तव में दुखद था। ये सोचकर फैंग चेन ने अवचेतन रूप से किन लिंगलोंग की ओर देखा। उसकी आंखें दया से भरी थीं और अपना सिर हिलाती रही। फैंग चेन की हर हरकत देखकर किन लिंगलोंग गुस्से में आ गया। फैंग चेन के विचारों को सुनकर किन लिंगलोंग ने शुरू में युनटियन पवित्र भूमि और फैंग चेन की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति महसूस की और कुछ हद तक दुखी भी महसूस किया। लेकिन फैंग चेन के अंतरतम विचारों को सुनकर उसके दिल में सहानुभूति और उदासी गायब हो गई। उसकी जगह क्रोध ने ले ली। यह आदमी मुझे फिर से प्यार कर रहा है। मैं किन लिंगलोंग किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में कैसे पड़ सकता हूं जिसे मैं जानता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है। यह आदमी मुझे किस लिए ले जाता है? किन लिंगलोंग इस तरह की बातें कहने के लिए उसके पास मेरे प्रति कितना पूर्वाग्रह है। किन लिंगलोंग ने फैंग चेन की ओर घूर कर देखा। उसके दांत नफरत से भींच गए थे।
वह फैंग चेन के पास दौड़ना चाहती थी और उसका आमने सामने सामना करना चाहती थी, उसे शब्द दर शब्द बताती थी कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी। वह वास्तव में फैंग चेन को बताना चाहती थी कि वह किस तरह की व्यक्ति है। लेकिन जब उसने सोचा कि हुआ मिंगयिंग ने पहले क्या कहा था और जो चीज़ें उसने सुनी थी जिन्हें उसे सत्यापित करने की आवश्यकता थी, तो उसने विचार छोड़ दिया। इस समय किन लिंगलोंग भी बेहद घबराई हुई थी और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या मैं सचमुच ऐसा बन सकता हूँ? असाध्य, बिल्कुल असंभव। किन लिंगलोंग अपना सिर हिलाती रही। हालांकि फैंग चेन के पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी और उसने इस सब के बारे में संदेह व्यक्त किया। नहीं, मुझे इसे थोड़ी देर के लिए और सत्यापित करने की आवश्यकता है। अगर फैंग चेन में ऐसी क्षमता है तो मैं निश्चित रूप से ये सब होने से रोकूंगा। मैं अपनी वजह से अपने भाई और पिता को किन राजवंश को नष्ट नहीं करने दे सकता। किन लिंगलोंग ने अपने दिल में एक बड़ा निर्णय लिया और उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। उसे पता नहीं था, किन लिंगलोंग की आंतरिक शक्ति बढ़ती गई। मूल उपन्यास में किन लिंगलोंग प्रेम जुनूनी हो गई क्योंकि वह किन राजवंश द्वारा बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थी, भोली थी और उन कहानियों में भूखंडों के लिए तरसती प्रेम कहानियां पढ़ने का आनंद लेती थी। जब जियो युनटिंग ने उपन्यास में जैसा कुछ किया तो उसने तुरंत किन लिंगलोंग का दिल जीत लिया। बेशक यह असंभव है कि उसने किन लिंगलोंग को नुकसान से बचाकर उसका दिल जीत लिया। बाद के कथानक में वह जियो युनटिंग के साथ बहुत समय बिताती है और जैसा कि कहा जाता है, समय के साथ भावनाएं विकसित होती हैं जो किन लिंगलोंग के प्यार में पड़ने की कुंजी है। हालांकि फैंग चेन के शब्दों से उसका ब्रेन वॉश करने से किन लिंगलोंग का दिल मजबूत हो गया है। वह मूल रूप से एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति थी और कथानक में स्थिति केवल इसलिए थी क्योंकि वह दुनिया के तरीकों में भोली और अनुभवहीन थी। मानव स्वभाव की दुष्टता का अनुभव करने और एक ऐसे बपतिस्मा से गुजरने के बाद जो आम लोगों के पास नहीं होता है, किन लिंगलोंग परिपक्व हो गया। दूसरों के हस्तक्षेप के बिना फैंग चेन और उनका समूह जल्दी से बर्फ और आग सागर के पास पहुंच गया। पूरा ग्लेशियर सागर अविश्वसनीय रूप से विशाल है, जहां तक आंख देख सकती है। संपूर्ण बर्फ और आग सागर अज्ञात आकार का, असीम और अंतहीन है। कुछ किसान बर्फ और आग सागर के दूसरी तरफ पहुंचना चाहते थे और उसे पार करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। एक संत स्तर के विशेषज्ञ ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन बर्फ और आग के सागर में कदम रखने के बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिए। बर्फ और अग्निसागर के अनूठे वातावरण के कारण कई दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाने का जन्म हो सकता है। क्योंकि ये दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाने बेहद मूल्यवान हैं, अनगिनत लोग इन्हें खोजने के लिए बर्फ और आग के समुद्र में जाना चाहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग आए, शहर और यहाँ तक कि कई संप्रदाय धीरे धीरे बर्फ और आग सागर के पास बन गए। हालांकि यह एक प्रमुख शक्ति नहीं है, लेकिन इसे केंद्रीय दिव्य भूमि में एक सभ्य शक्ति माना जाता है। फ्लेम सिटी, ये बर्फ और आग सागर के पास स्थित एक बड़ा शहर है और आसपास के क्षेत्र को फायर सन संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस बीच फैंग चेन और उनका समूह फ्लेम सिटी पहुंचे और बेतरतीब ढंग से रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। हालांकि लंबी यात्रा के बाद फैंग चेन को कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। किन लिंगलोंग थक गया था। आखिरकार किन लिंगलोंग केवल 14 या 15 वर्ष का था। फैंग चेन, क्या आप जानते हैं कि बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे हिस्से में क्या है? सराय में भोजन करते समय किन लिंगलोंग ने फैंग चेन की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। अध्याय 72, बर्फ और आग के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहस्य। बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे हिस्से में क्या है? वास्तव में यह हमेशा एक रहस्य रहा है, किसी को पता नहीं है। किन लिंगलोंग हमेशा से जानना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। अब जब फैंग चेन इतना जानता है तो वह बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे रहस्यों को जान सकता है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? फैंग चेन ने किन लिंगलोंग की ओर देखा और पूछा। बस जिज्ञासा से बाहर। ऐसा कहा जाता है कि वह प्राचीन और आधुनिक दोनों समय के बारे में जानकार है और उन चीज़ों को जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। शायद आप जानते हैं कि बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे हिस्से में क्या है। फैंग चेन से यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए किन लिंगलोंग ने बाकी सभी चीज़ों की अवहेलना की और आसमान तक उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से फैंग चेन इसे बिल्कुल नहीं खरीद रहा था। आपने कहा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, तो मैं आपको बता दूं, ये सच नहीं है। फैंग चेन ने शांति से कहा। फैंग चेन, क्या आप वास्तव में नहीं जानते? किन लिंगलोंग ने अपना सिर झुकाया और पूछा। वह वास्तव में अंदर से गुस्से में थी। फैंग चेन का गैर जिम्मेदाराना जवाब वास्तव में पिटाई के लिए कह रहा था और वह वास्तव में उसके पास जाना चाहती थी और उसे अच्छी तरह से पीटना चाहती थी। यदि आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप अपने पिता से क्यों नहीं पूछते? आपका महान किन राजवंश बर्फ और आग सागर के सबसे करीब है और आपको बर्फ और आग सागर को सबसे अच्छी तरह से जानना चाहिए, है ना? फैंग चेन ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। बर्फ, आग और समुद्र के पात्र कहानी के बाद के हिस्सों में अक्सर दिखाई देते हैं।
फैंग चेन स्वाभाविक रूप से यह जानता था, हालांकि अब बहुत से लोग इसे नहीं जानते थे, लेकिन महान किन राजवंश एक अपवाद था। किन राजवंश एकमात्र ऐसा राजवंश था जो जानता था कि हिमनद सागर के सबसे गहरे हिस्से में क्या था। यह इतना स्पष्ट होने का कारण यह था कि किन राजवंश ने बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे हिस्से को नाराज कर दिया था। इससे आपका क्या मतलब है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? किन लिंगलोंग ने गुस्से से कहा। उसने केवल इस आदमी से पूछा क्योंकि वह नहीं जानती थी, अगर वह जानती थी तो वह क्यों पूछती? आप वास्तव में जानना चाहते हैं? फैंग चेन मुस्कुराया और पूछा। बेशक मैं जानना चाहता हूँ। किन लिंगलोंग उन्माद में चला गया। फैंग चेन ने जानबूझकर ऐसा किया। अगर वह जानना नहीं चाहती थी तो उसने उससे ये सवाल क्यों पूछा? ऐसा नहीं है कि उसके पास करने के लिए बेहतर कुछ नहीं था। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। फैंग चेन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। मैं आपको नहीं बता सकता कि अंदर क्या है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं और अभी अपने पिता से पूछ सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, वह निश्चित रूप से जानता है, और चूंकि वह आपको इतना खराब करता है, वह निश्चित रूप से आपको बताएगा। ये सुनकर किन लिंगलोंग और भी उन्मत्त हो गया। यह आदमी निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जानबूझकर उसकी रुचि को बढ़ा रहा है, फिर उसे कुछ भी नहीं बता रहा है और उसे वापस जाकर अपने पिता से पूछने के लिए कह रहा है। ये स्पष्ट है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। आप सपना देख रहे हैं। मैं आपको सफल कैसे होने दे सकता हूँ? किन लिंगलोंग ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और पूछा। क्या ये प्राचीन बंजर भूमि की तरह निषिद्ध क्षेत्र है? कमोबेश उजाड़ प्राचीन भूमि से भी अधिक गंभीर। ये जगह साधारण नहीं है। फैंग चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अगर यह पैदा होता है तो पूरा तियानिक्सुआन क्षेत्र हिल जाएगा। क्या ये जगह वाकई इतनी डरावनी है? किन लिंगलोंग चौंक गया। आपको पता होना चाहिए कि उजाड़ प्राचीन भूमि एक ऐसी जगह है जिसका उल्लेख करते ही लोग पीले पड़ जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्फ और आग के इस समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा और भी भयानक होगा। प्राचीन बंजर भूमि, यहाँ तक कि एक संत स्तर का विशेषज्ञ भी इसमें गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि पूर्व सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी इसमें प्रवेश करके कुछ भी नहीं बदल सकते थे। समय के साथ उजाड़ प्राचीन भूमि स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सबसे भयानक जगह के रूप में जानी जाने लगी। यदि आप मरना चाहते हैं तो ये जाने की जगह है। मूल रूप से एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, आपको मरने की गारंटी है। किन लिंगलोंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा इस उजाड़ प्राचीन भूमि से भी अधिक भयानक होगा। वास्तव में मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप इतने निश्चित क्यों थे कि हमारे महान किन राजवंश को इसके बारे में पता था। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे महान किन राजवंश का बर्फ और आग सागर के सबसे गहरे हिस्से से क्या संबंध है। किन लिंगलोंग यहाँ रुका, फिर अपने दांत पीस लिए और कहा, यदि आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों, तो मैं आपको भविष्य में 2 अनुरोध दे सकता हूँ। पर्याप्त नहीं? 3, फैंग चेन ने कहा। ठीक है, सौदा। किन लिंगलोंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर सहमत हो गया। मैं सहमत होने का कारण इस अवसर का उपयोग ये सत्यापित करने के लिए करना था कि फैंग चेन की क्षमताएं वास्तविक थीं या नहीं। लेकिन आपको इसे गुप्त रखना चाहिए और आपको शपथ लेनी चाहिए। फैंग चेन ने कहा, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और अगर यह बाहर निकल जाता है तो इसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहले शपथ खाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। इसे किन राजवंश का रहस्य माना जा सकता है। अगर बात निकल जाती है तो यह वास्तव में उसे परेशानी का कारण बनेगा, हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि संभव हो तो इससे बचना सबसे अच्छा है। फैंग चेन को अपने रास्ते में आने वाली परेशानी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। मैं किन लिंगलोंग स्वर्ग की कसम खाता हूँ कि अगर मैं किन लिंगलोंग फैंग चेन के अगले शब्दों में से कोई भी बोलता हूँ तो मेरी मार्शल आर्ट रुक जाएगी, मेरी खेती को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी और मैं एक भयानक मौत मर जाऊंगा। किन लिंगलोंग एक निर्णायक व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत एक गंभीर शपथ ली। ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी भी ऐसी शपथ को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक बार एक शक्तिशाली सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था जो अपनी शपथ तोड़ने के कारण मर गया। उसका भाग्य उतना ही दुखद था जितना उसने प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि महान किन राजवंश की एक राजकुमारी से अपेक्षा की जाती है, वह काफी निर्णायक है। फैंग चेन ने कहा। शायद उसने पहले कभी फैंग चेन को उसकी प्रशंसा करते नहीं सुना था और किन लिंगलोंग गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन दोनों को इस तरह देखकर हुआ मेंगेंग अवाक रह गई। वे विशेष रूप से अपने स्वयं के पवित्र पुत्र के बारे में अवाक थे। साथ ही वह इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक था कि उसका पवित्र पुत्र किन लिंगलोंग के साथ कैसे खेलेगा। वास्तव में ये छोटी राजकुमारी बहुत अच्छी इंसान है। वे तीनों जल्दी से अपना भोजन समाप्त कर अपने कमरे में लौट आए। फैंग चेन ने बोलने से पहले एक ध्वनिरोधी अवरोध डाला।
दरअसल यह आपके महान किन राजवंश का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि आपके महान किन राजवंश की प्रत्येक पीढ़ी में आधे से अधिक लोग क्यों नष्ट हो गए हैं? फैंग चेन की निगाहें गहरी और सार्थक थीं। क्यों? क्या ये बर्फ और आग सागर से संबंधित हो सकता है? किन लिंगलोंग मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत कनेक्शन बना लिया। वास्तव में किन राजवंश के कई प्रत्यक्ष वंशज प्रत्येक पीढ़ी में नष्ट हो गए। हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्यों, किन लिंग्याओ भी नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे किन राजवंश के वंशज हमेशा जानना चाहते थे। वास्तव में यह एक शक्तिशाली व्यक्ति का अभिशाप है। आपके पूर्वज महान किन पैट्रिक ड्रैगन सम्राट एक बार बर्फ और आग सागर की गहराई में गए और लगभग पूरे बर्फ और आग सागर को मिटा दिया। लेकिन कुछ कारणों से यह अंततः विफल हो गया, जिससे ये शक्तिशाली व्यक्ति आपके महान किन राजवंश से पूरी तरह नफरत करता था। ये सिर्फ इतना है कि क्योंकि वह उस समय महान किन पैट्रिक ड्रैगन सम्राट द्वारा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, ये शक्तिशाली व्यक्ति बर्फ और आग सागर को नहीं छोड़ सकता है और इसलिए आपके महान किन राजवंश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। हालांकि उसने आपके महान किन पैट्रिक ड्रैगन सम्राट पर एक अभिशाप रखा, एक अभिशाप कि पैट्रिक ड्रैगन सम्राट के सभी वंशज नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपके पैट्रिक ड्रैगन सम्राट के पास सुरक्षा के लिए दिव्य हथियार थे, अभिशाप की शक्ति आधी हो गई थी, इसलिए आपके महान किन राजवंश की हर पीढ़ी में आधे लोग नष्ट हो जाते हैं। फैंग चेन का वृतांत सुनकर किन लिंगलों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 73। किन लिंगलों को छुआ नहीं जाना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। ये पहली बार था जब उसने किन राजवंश के बारे में ऐसे रहस्य सुने थे। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि आप सच कह रहे हैं? किन लिंगलोंग ने एक गहरी सांस ली और पूछते हुए फैंग चेन को गौर से देखा। फैंग चेन के शब्दों का उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ये पहली बार था जब उसने कभी सीखा था कि उनके महान किन राजवंश में प्रत्येक पीढ़ी की आधी आबादी इसी कारण से नष्ट हो गई थी। मैं ये साबित नहीं कर सकता कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप बाद में अपने पिता से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके भाई किन तियानमिंग के पास भी ऐसा अभिशाप है। वह नष्ट नहीं होने का कारण यह है कि वह एक दिव्य हथियार द्वारा संरक्षित है। इसके अलावा दिव्य हथियार कभी भी उससे अलग नहीं होता है, इसलिए वह अभिशाप से प्रभावित नहीं हुआ। फैंग चेन ने एक और बम गिराया, जिसकी किन लिंगलों को उम्मीद नहीं थी। उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई थी कि उसे और उसके भाई को शाप नहीं दिया गया था। अब ये सुनकर कि उसके भाई किन तियानमिंग को भी ऐसा अभिशाप है, किन लिंगलोंग तुरंत घबरा गया। तो फिर हम इस अभिशाप को कैसे तोड़ सकते हैं? किन लिंगलोंग का चेहरा बदसूरत हो गया। किन तियानमिंग के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने शाही भाई के साथ कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वास्तव में आपकी रक्षा के लिए केवल एक सम्राट स्तर के दिव्य हथियार की आवश्यकता है और अभिशाप को अधिकतम 10 वर्षों में हटाया जा सकता है। फैंग चेन ने शांति से कहा। वास्तव में इस अभिशाप को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। आपको महान किन पैट्रिक ड्रैगन सम्राट के सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार को अपने साथ ले जाने और अभिशाप को दूर करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। आवश्यक समय बहुत लंबा है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। कुछ लोगों को दशकों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को केवल 10 या इतने वर्षों की आवश्यकता होती है। किन तियानमिंग को भी कई दशकों की आवश्यकता होगी। हालांकि वह पहले से ही लंबे समय से सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार अपने साथ रख चुका है और इस मुद्दे को हल करने में अधिकतम 10 साल और लगेंगे। हालांकि किन तियानमिंग को इस अवधि के दौरान आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या यह अब बदल गया है। अगर किन लिंगलोंग इतना प्यार से प्रभावित नहीं होता और जियो यूंटिंग के साथ शामिल नहीं होता तो वह कई आपदाओं से बच सकती थी। अन्यथा मूल कहानी के अनुसार किन तियानमिंग लगभग नष्ट हो गया, उसकी खेती रुक गई और उसने अपना मार्शल आर्ट पद बर्बाद कर दिया। किन लिंगलोंग की बात करें तो वह विचित्र और शरारती है और उसने किन तियानमिंग को कई बार खतरनाक स्थितियों में डाल दिया है। एक उदाहरण क्षम्य हो सकता है, लेकिन कई बार अक्षम्य होता है। मुख्य मुद्दा यह है कि किन लिंगलोंग को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है और यह सब जियो यूंटिंग के कारण है। अब ऐसा लगता है कि किन लिंगलोंग अपने प्रेम जुनूनी दिमाग के साथ, वास्तव में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ धोखा दिया जाए, वह बेहद भयानक है। मुझे वास्तव में अब से इस महिला से दूर रहने की जरूरत है। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। फैंग चेन की घृणित अभिव्यक्ति देखकर किन लिंगलोंग इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि वह खून की उल्टी करने जा रही है और वह उन्माद में चली गई। हालांकि वह काफी छोटा है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। भले ही आप अंदर से घृणा महसूस करते हो, क्या आप कम से कम थोड़ा दिखावा नहीं कर सकते? ये सब अपने चेहरे पर न दिखने दें। क्या आपको सच में लगता है कि वह नहीं बता सकती? हालांकि फैंग चेन के विचारों को सुनकर किन लिंगलोंग ने राहत की सांस ली। जब तक मेरा बड़ा भाई अंत में ठीक है तब तक यही मायने रखता है। हालांकि इसने अंततः उसके भाई के मार्शल आर्ट पथ को प्रभावित किया, जिसने उसे अभी भी बहुत दुखी कर दिया।
ये सब जियो यूनिटिंग के कारण है और जियो यूनिटिंग को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर मैं कभी जियो यूनिटिंग से फिर से मिलता हूँ तो मैं उससे जितना संभव हो उतना दूर हो जाऊंगा। तुम मनहूस, आपने वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से मेरे भाई सम्राट को नुकसान पहुंचाया। तुम असली बदमाश हो। नहीं, एक बार जब मैं महान किन राजवंश में लौट आऊंगा तो मैं अपने आदमियों को इस जियो यूनिटिंग को ढूंढूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह मारा गया है। किन लिंगलोंग ने अपने दिल में एक बड़ा निर्णय लिया। किन लिंगलोंग भी एक निर्णायक व्यक्ति हैं। इसके अलावा जियो यूनिटिंग के साथ कोई पूर्व संपर्क नहीं था और यह जानने के बाद कि उसका बड़ा भाई कई बार खतरे में क्यों था, यहाँ तक कि उसके मार्शल आर्ट पथ को भी बर्बाद कर दिया। इससे सीधे तौर पर किन लिंगलोंग को जियो यूनिटिंग के प्रति नाराजगी थी। भले ही दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं था, किन लिंगलोंग ने जियो यूनिटिंग के प्रति एक जानलेवा इरादा विकसित किया क्योंकि बाद में क्या हो सकता है। उनकी राय में जियो यूनिटिंग को बिल्कुल जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। महान किन राजवंश में लौटने के बाद मुझे अपने पिता से यह सत्यापित करने के लिए कहना चाहिए कि फैंग चेन ने क्या कहा। किन लिंगलोंग ने मन ही मन सोचा। इस समय उसका दिमाग भी सक्रिय हो गया और वह अगले कदमों के बारे में सोचने लगी। शायद फैंग चेन के आंतरिक विचारों के कारण या शायद इसलिए कि फैंग चेन ने बार बार उसे प्यार से मारा और बकवा कहा, भोले किन लिंगलोंग ने कुछ मुद्दों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उसका दिमाग धीरे धीरे परिपक्व हो गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी फैंग चेन को उम्मीद नहीं थी। कुछ दिनों बाद यह अभी भी वही सराय थी। क्या हम बर्फ और आग के सागर में नहीं जा रहे हैं? हम अभी तक क्यों नहीं चले हैं? किन लिंगलोंग ने फैंग चेन की ओर देखा, उसका चेहरा संदेह से भरा था। क्या यह आदमी बर्फ और आग के समुद्र में नहीं जा रहा था? हम फ्लेम सिटी में 10 दिनों से अधिक समय से हैं, हम अभी तक क्यों नहीं चले हैं? जल्दी क्यों? बर्फ और आग सागर में चीज अभी तक प्रकट नहीं हुई है। फैंग चेन कुर्सी पर वापस लेट गया, समुद्री हवा और धूप का आनंद ले रहा था। हुआ मिंगिंग द्वारा उसे दिए गए फल को खा रहा था, बेहद सहज महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि यह था कि उसे पता नहीं था कि विरासत का वह गुप्त क्षेत्र कहाँ था। विरासत के इस गुप्त क्षेत्र का उल्लेख केवल कहानी में आकस्मिक रूप से किया गया है और इसे विस्तार से दर्ज नहीं किया गया है। वह केवल इतना जानता था कि विरासत का एक गुप्त क्षेत्र उभरने वाला था जिसने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। अंततः एक भाग्यशाली व्यक्ति ने यह विरासत प्राप्त की और तब से उन्हें कोई रोक नहीं सका, वे तेजी से प्रमुखता के लिए बढ़े। हालांकि फैंग चेन को अंदर विरासत की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि गुप्त क्षेत्र में कुछ विशेष दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता थी। ये खजाना हुआ मेंगरिंग को स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर और चरम यांग दानव आत्मा को पूरी तरह से फ्यूज करने की अनुमति देता है। हालांकि अन्य खजानों को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए स्वर्गीय दानव संप्रदाय में जाने की आवश्यकता होगी। हालांकि स्वर्गीय दानव संप्रदाय हमेशा रहस्य में डूबा रहा है और केवल इसके उच्च अधिकारी ही इसके स्थान को जानते हैं। ये देखकर किन लिंगलोंग असहाय महसूस कर रहे थे। वह जानती थी कि फैंग चेन में ये जानने की विशेष क्षमता है कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके पास वह क्षमता है। अब भी किन लिंगलोंग अभी भी संदेह व्यक्त करते हैं, इसलिए उसे सच और झूठ के बीच अंतर करने के लिए कुछ चाहिए। उसी समय प्रकाश की एक किरण फ्लेम सिटी में घुस गई और कोई चिल्लाया, एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ का विरासत गुप्त क्षेत्र ज्वाला सागर में प्रकट हुआ है। फायर सन संप्रदाय इस गुप्त क्षेत्र पर एकाधिकार करना चाहता है और वर्तमान में अपनी उपस्थिति को छिपाने के प्रयास में ज्वाला सागर में कहर बरपा रहा है। अब मैं ये खबर फैला रहा हूँ, उम्मीद है कि सभी साथी किसान जाएंगे और इस अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और ज्वाला संप्रदाय को इस गुप्त क्षेत्र पर एकाधिकार नहीं करने देंगे। हमें चाहिए। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात समाप्त कर पाता, तलवार की रोशनी की एक चमक दिखाई दी और वह तुरंत मारा गया। एक पल के बाद कई आकृतियां दिखाई दी, उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। साथ ही दाववादी, इस व्यक्ति की बकवास मत सुनो। यदि ऐसा कोई गुप्त क्षेत्र वास्तव में मौजूद है तो फायर सन संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अपने अवसरों का पता लगाने के लिए सभी को प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। इस व्यक्ति ने हमारे फायर सन संप्रदाय को इसलिए फंसाया क्योंकि उसने आग की लपटों के सागर में अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला और अब हमारे अग्नि सूर्य संप्रदाय द्वारा उसका शिकार किया जा रहा है। अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्य ने समझाया, एक गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ है। फैंग चेन अचानक उठ खड़ा हुआ और किन लिंगलोंग और हुआ मिंगिंग के साथ वे प्रकाश की एक लकीर में बदल गए और आग की लपटों के समुद्र की ओर बढ़ गए। साथ ही दाववादी, कृपया प्रतीक्षा करें। फैंग चेन और उसके दो साथियों को आग की लपटों के सागर में प्रवेश करने वाले देखकर फायर सन संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए और जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश की। अध्याय 74 संत स्तर के विशेषज्ञों का गुप्त क्षेत्र खुलता है। यहाँ तक कि अग्नि सूर्य संप्रदाय के एक शिष्य ने भी उसकी आंखों में एक ठंडी चमक प्रकट की और उसके हाथ में उड़ने वाली तलवार उड़ गई, जिससे उसकी तलवार का इरादा खुल गया जो सीधे फैंग चेन पर गिर गया। ये तलवार का इरादा बहुत बड़ा और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था।
ज्ञानोदय क्षेत्र में एक कृषक मुझे रोकने की हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मौत को डेट कर रहे हैं। फैंग चेन ने ठंड से सूंघा, उसकी आवाज़ में एक शक्तिशाली आभा थी। सरासर दबाव के साथ फायर सन संप्रदाय के सदस्य हवा में विस्फोट हो गए और तुरंत मर गए। ज्ञानोदय क्षेत्र में कृषक उसके सामने चींटियों की तरह थे। इसके अलावा फैंग चेन इन लोगों से तब तक परेशान नहीं होगा जब तक कि वे उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। चूंकि दूसरा पक्ष पहले ही मर चुका था, फैंग चेन केवल उनकी इच्छा पूरी कर सकता था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, फैंग चेन अपने स्थान से गायब हो गया और आग की लपटों के समुद्र की ओर बढ़ गया। बहुत पहले फ्लेम सिटी जीवंत हो गई, जिसमें कई किसान सीधे आग की लपटों के सागर की ओर बढ़ गए। फायर सन संप्रदाय के लोग वास्तव में सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं। ये सही है, उन्होंने अभी जो कहा वह मूर्ख बन सकता है, लेकिन उनके लिए हमें मूर्ख बनाना असंभव है। अगर यह इसके लिए नहीं होता तो फायर सन संप्रदाय को इतनी बड़ी लंबाई तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लगता है कि आग की लपटों के सागर के दूसरी तरफ वास्तव में संत क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक गुप्त क्षेत्र है। उन्होंने कहा, इस तरह के महान अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। यदि हम गुप्त क्षेत्र में विरासत प्राप्त कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से आकाश में उड़ सकते हैं और तेजी से उठ सकते हैं। यहाँ तक कि फायर सन संप्रदाय के लोगों को भी शायद इस व्यक्ति के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। केवल अपनी आभा का उपयोग करके इन लोगों को मारने के लिए दूसरे पक्ष को कम से कम रिटर्निंग वर्ड दायरे में एक पावर हाउस होना चाहिए। फ्लेम सिटी वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां छिपी हुई प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में हैं। कई किसान जांच करने के लिए आग की लपटों के सागर में गए। खबर सच है या नहीं, यह उनके लिए जोखिम के लायक है। अगर यह सच है तो क्या होगा? उस आदमी के मरते हुए शब्द सभी को हिलाने के लिए काफ़ी थे। संत स्तर के विशेषज्ञों की विरासत के लिए एक गुप्त क्षेत्र। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप वास्तव में ड्रैगन गेट पर छलांग लगा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं। विशेष रूप से उन स्वतंत्र कृषकों के बिना, एक संप्रदाय के जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने हमेशा खेती के संसाधनों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर जीवन जिया है। उनके सामने प्रस्तुत किए गए इस तरह के जबरदस्त अवसर के साथ वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे? कम से कम उन्हें तथाकथित फायर यांग संप्रदाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक हम इस संत क्षेत्र के विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं, तब तक हम केवल अग्निसूर्य संप्रदाय से कैसे डर सकते हैं? बर्फ और आग सागर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आग का समुद्र है और दूसरा बर्फ का समुद्र है। आग की लपटों के सागर के इस तरफ पर्यावरण बेहद कठोर है। नीचे का समुद्र पूरी तरह से लावा से बना है, जो वास्तव में चौंकाने वाला दृश्य है। मैग्मा का तापमान बहुत अधिक है, इसमें जो कुछ भी गिरता है वह तुरंत पिघल जाएगा। खेती के निम्न स्तर वाले किसान इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक आकाश में उड़ने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने आसपास के कठोर वातावरण से भी जूझना पड़ता है। केवल चौथे क्षेत्र, स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक पहुंचकर कोई भी मुश्किल से इस स्थान को पार करने का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। दिव्य मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर साधक यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच कठोर बाहरी वातावरण का विरोध कर सकता है। क्या ये बर्फ और आग के सागर के भीतर आग की लपटों का समुद्र है? बस के रूप में अफवाह। किनलिंगलोंग आग की लपटों के समुद्र के ऊपर पहुंचे, जिज्ञासा से चारों ओर देख रहे थे। यह उसकी पहली बार आग की लपटों के सागर का दौरा कर रहा था और वह अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में बहुत उत्सुक थी। यह आम लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर राजकुमारी लिंगलोंग नीचे जाना चाहती है और इसका अनुभव करना चाहती है तो मैं आपको नीचे भेज सकता हूँ। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। किन लिंगलोंग ने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसकी साधना का स्तर अभी भी कम है। अगर वह यहाँ लक्ष्यहीन रूप से घूमती है तो वह सिर्फ परेशानी के लिए पूछ रही होगी। इस तरह से आना और इसका अनुभव नहीं करना चाहते हैं, ये शर्म की बात होगी। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग चेन की हंसी सुनकर किन लिंगलोंग को तुरंत एहसास हुआ कि उसे फैंग चेन ने फिर से धोखा दिया था। फैंग चेन, जब मैं इंपीरियल मकबरे शहर लौटूंगा तो मैं अपने पिता को निश्चित रूप से बताऊंगा कि आप मुझे पूरे रास्ते धमकाते रहे हैं। किन लिंगलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। रास्ते में उसे फैंग चेन ने अनगिनत बार धोखा दिया था और वह गुस्से से भर गई थी कि उसके पास बाहर निकलने के लिए कहीं नहीं था। राजकुमारी लिंगलोंग, एक बच्चा जो अपने माता पिता से शिकायत करता है वह एक अच्छा बच्चा नहीं है। अगर यह बाहर निकल जाता है तो लोग हम पर हंसेंगे। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ। अगर लोग चाहें तो मुझ पर हंसने दें। वैसे भी रास्ते में आपके द्वारा मुझे काफ़ी हंसा गया है। किन लिंगलोंग ने लापरवाही से कहा। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी और किसी और चीज़ की परवाह नहीं की थी। वह अपने पिता से शिकायत करने और फैंग चेन को ठीक से दंडित करने के लिए दृढ़ थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब और चिढ़ाऊंगा, क्या ये ठीक है?
किन लिंगलोंग को इस तरह देखकर फैंग चेन को उसे चिढ़ाना जारी रखने में शर्मिंदगी महसूस हुई। देखना, एक शुद्ध और दयालु बच्चे को इस अवस्था में धोखा दिया गया है। हालांकि किन लिंगलोंग ने सम्राट किन से शिकायत की और सम्राट किन उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, फिर भी यह अच्छी बात नहीं थी। आप शपथ लेते हैं, गारंटी देते हैं? किन लिंगलोंग ने बोलते हुए सूंघा। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी। आखिरकार वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये चलेगा, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप अब से अपनी बात रखेंगे और मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। किन लिंगलोंग ने सूंघा, फिर उसके आंसुओं के माध्यम से हंसी फूट पड़ी। उसके दिल में ये पहली बार था जब उसने फैंग चेन को चेहरा खोया था और वह बेहद प्रसन्न महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं चिढ़ाऊंगा। फैंग चेन सहमत हो गए। मूल उपन्यास में किन लिंगलोंग ने फैंग चेन के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए फैंग चेन किन लिंगलोंग को नापसंद नहीं करते थे। किन लिंगलोंग को चिढ़ाने का कारण केवल इसलिए था क्योंकि किन लिंगलोंग को वास्तव में मूल कहानी में कुछ समस्याएं थीं। चूंकि वह अभी भी एक बच्चा है, फैंग चेन उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। किन लिंगलोंग आखिरकार एक बच्ची है और उसे महामहिम पवित्र पुत्र ने कुछ ही शब्दों में आसानी से मूर्ख बना दिया था। इसके अलावा ये राजकुमारी लिंगलोंग एक अच्छी इंसान है, न कि उस तरह का इच्छाधारी और मनमौजी व्यक्ति। पूरी यात्रा के दौरान हुआ मिंगयिंग ने किन लिंगलोंग को देखा और उसके बारे में बहुत अच्छा प्रभाव डाला। इसके अलावा वह और किन लिंगलोंग अब सहयोगी हैं, इसलिए किन लिंगलोंग को स्वाभाविक रूप से इस सहयोगी पर अधिक ध्यान देना होगा। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत के लिए गुप्त क्षेत्र की उपस्थिति ने काफ़ी हलचल मचा दी है। हंगामा बहुत अधिक था, कम से कम फ्लेम सिटी में, जिससे कई काश्तकारों को आग की लपटों के सागर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ ही समय में आग की लपटों का समुद्र जीवंत हो गया। बिना रुके फैंग चेन सीधे आग की लपटों के सागर में चले गए और जल्द ही दुनिया में दिखाई देने वाले गुप्त क्षेत्र की असाधारण घटनाओं को देखा। क्योंकि गुप्त क्षेत्र हाल ही में प्रकट हुआ था और क्योंकि अग्नि सूर्य संप्रदाय इस पर एकाधिकार करना चाहता था, बड़ी संख्या में लोग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। साथ ही दाववादी, कृपया प्रतीक्षा करें, ये हमारे फायर सन संप्रदाय का क्षेत्र है। अनधिकृत कर्मियों को प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि आप यहाँ नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो कृपया अभी चले जाएं। अग्नि सूर्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अपनी शक्तिशाली आभा जारी की। उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। फायर सन संप्रदाय का ये बुजुर्ग काफ़ी शक्तिशाली है, जो पहले ही शून्य क्षेत्र में लौटने तक पहुंच चुका है। आप इस गुप्त क्षेत्र पर एकाधिकार कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास ऐसा करने की ताकत है या नहीं। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो इस गुप्त क्षेत्र को अपने लिए लेने के बारे में भी न सोचें। अध्याय 75 सभी आत्माओं का स्रोत, फूल स्वप्न छाया का सम्मिलन। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से फायर यांग संप्रदाय के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आग की लपटों के इस समुद्र में एक गुप्त क्षेत्र दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि यह गुप्त क्षेत्र आपके अग्नि सूर्य संप्रदाय का है? क्या यह मजाक नहीं है? इसके अलावा इस गुप्त क्षेत्र को पहली बार आपके फायर सन संप्रदाय द्वारा भी नहीं खोजा गया था। बच्चे, तुम इसके लिए पूछ रहे हो? फायर सन संप्रदाय का बुजुर्ग पूरी तरह से ठंडा हो गया और तुरंत हमला कर दिया। अपनी तलवार से फैंग चेन पर वार कर दिया। लगभग एक साथ पास के फायर सन संप्रदाय के कई शिष्यों ने भी फैंग चेन पर हमला किया। स्वर्ग और पृथ्वी सील तकनीक। फैंग चेन ने हाथ की सील बनाए और एक शक्तिशाली हमला किया। इससे पहले कि फायर सन संप्रदाय के सदस्य प्रतिक्रिया दे पाते, वे तुरंत इस सील तकनीक से मारे गए। चाहे वह रिटर्निंग शून्य क्षेत्र के बुजुर्ग हों या ज्ञानोदय क्षेत्र के शिष्य, वे विरोध करने में शक्तिहीन थे और चींटियों की तरह मारे गए थे। जब करने के लिए बहुत सारी अन्य चीजें हैं तो मरना क्यों चुने? इन लोगों को मारते देख किन लिंगलोंग शिकायत किए बिना नहीं रह सका। फैंग चेन को सभी लोगों को क्यों उकसाएं? यह आदमी एक हत्या मशीन है। इसके अलावा आप उनके रूप में मजबूत या अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप अदालत की मौत के लिए क्यों कूद रहे हैं? हालांकि फायर सन संप्रदाय के लोगों के पास भी कहने के लिए कुछ था। वे कैसे जान सकते थे कि दूसरा पक्ष क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र था? अगर उन्हें पता था कि हाल ही में प्रसिद्ध यू तियान शेंगजी उनके ठीक सामने थे, तो उनकी इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? फायर सन संप्रदाय के इन शिष्यों को मारने के बाद फैंग चेन नहीं रुके और सीधे गुप्त क्षेत्र में चले गए। इस छिपे हुए दायरे के भीतर एक अनोखी दुनिया है, जिसमें नीला आसमान, सफ़ेद बादल और भूमि का एक विशाल विस्तार है, जो अंतहीन रूप से फैले अनगिनत पहाड़ों से भरा हुआ है। इसके अलावा पहाड़ पेड़ों से हरे भरे हैं और एक सुखद परिदृश्य है, और समय समय पर पक्षियों और जानवरों की दहाड़ सुनी जा सकती है। इसे एक गुप्त क्षेत्र कहने के बजाय इसे अपने आप में एक दुनिया के रूप में वर्णित करना अधिक सटीक है। एक बार अंदर जाने के बाद फैंग चेन के पास आसपास के वातावरण की सराहना करने का समय नहीं था, और वह सीधे पहाड़ों में भाग गया। जल्द ही फैंग चेन एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे।
ये पर्वत अन्य पहाड़ों से अलग है, पूरा शिखर नंगे है, बिना किसी हरी भरी वनस्पति के, जिसमें केवल एक विशाल चट्टान है। अन्य पहाड़ों की तुलना में ये स्थान बेहद बंजर है। जैसे कि वह सब कुछ जानता था, फैंग चेन ने एक हथेली के प्रहार से बोल्डर को चकनाचूर कर दिया। एक पल में हर जगह प्रकाश चमक उठा और प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में चला गया। ऐसा लग रहा था कि फैंग चेन को हमेशा से पता था, और एक साधारण पकड़ के साथ उसने प्रकाश के स्तंभ के भीतर की वस्तु को आसानी से पकड़ लिया। आपने क्या पकड़ा? किन लिंगलोंग ने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा। हुआ मिंगयिंग भी जिज्ञासा से भरी थी, ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। इसके अलावा फैंग चेन तुरंत यहाँ पहुंचे, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जानता था कि यह बात यहाँ थी। ये सभी आत्माओं का स्रोत है। केवल वे जीव जो विकसित होने में विफल रहे हैं ऐसी दिव्य वस्तु को जन्म दे सकते हैं। यह असंख्य आत्माओं का हृदय स्रोत बेहद खास है, जिसकी उत्पत्ति शुद्धतम है। यदि कोई इसे परिष्कृत करता है तो उसके साधना के स्तर और शरीर दोनों में काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा ये किसी की समझ को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग विभिन्न मौलिक तत्वों को मिलाने में है। मेंगिंग, पहले असंख्य आत्माओं के हृदय स्रोत को परिष्कृत करें और फिर चरम यांग दानव आत्मा को परिष्कृत करें। आप मूल रूप से एक स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर हैं। असंख्य आत्माओं के हृदय स्रोत के प्रभाव में चरम यांग दानव आत्मा को आपके स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार एक यिन यांग पवित्र शरीर बन सकता है। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग की ओर देखा और कहा, यही कारण है कि फैंग चेन बर्फ और आग सागर में आए असंख्य आत्माओं का स्रोत प्राप्त करने के लिए। ये सुनकर हुआ मिंगयिंग समझ गया। ये पता चला है कि यह असंख्य आत्माओं का स्रोत उसके स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर के साथ चरम यांग दानव आत्मा के पूर्ण सम्मिलन की कुंजी थी। इन बातों के बारे में सोचकर हुआ मिंगयिंग के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया और उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। हुआ मिंगयिंग इतने लंबे समय तक फैंग चेन के साथ थी और वह बहुत दबाव में थी। उसे डर था कि वह बहुत कमजोर है और फैंग चेन को वापस पकड़ लेगी। गहराई से वह फैंग चेन की मदद करने की क्षमता भी चाहती थी। क्या ये सभी आत्माओं का स्रोत है? उसे कैसे पता चला कि सभी आत्माओं का स्रोत यहाँ स्थित है? वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही यहाँ आया, जिसका अर्थ है कि वह पहले से ही जानता था कि 10,000 आत्माओं का स्रोत यहाँ था। किन लिंगलोंग ने पलकें झपकाईं, फैंग चेन को जिज्ञासा से भरे चेहरे से देखा। क्या ये सभी बातें सच हैं? किन लिंगलोंग अब केवल संशयवादी नहीं थे, वह लगभग पूरी तरह से फैंग चेन पर विश्वास करती थी। फैंग चेन की हरकतें बहुत विचित्र थीं, मानो वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। वह इस गुप्त क्षेत्र में खजाने की खोज करने या अन्वेषण करने के लिए नहीं, बल्कि जो वह चाहता था उसे सीधे लेने के लिए आया था। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। फैंग चेन, आपको कैसे पता चला कि 10,000 आत्माओं का स्रोत यहाँ था? इसके अलावा जब आपने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया तो आप कहीं और नहीं गए, बल्कि सीधे यहाँ आए। किन लिंगलोंग ने अपनी सामान्य सरल और ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मैंने समय के महान दाव की खेती की है और मैं जान सकता हूँ कि भविष्य में क्या होगा। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सरल दिमाग वाले किन लिंगलोंग को देखकर वह उसे फिर से चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने किन लिंग्याओं को फिर से चिढ़ाने का वादा नहीं किया जब तक कि वह खुद की मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तो मत बताओ। किन लिंगलोंग को पता था कि फैंग चेन उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी आदत हो गई है। फैंग चेन ने फिर तुरंत एक सरणी स्थापित की जो पूरे पर्वत की चोटी को कवर करती थी। ये गठन इतना मजबूत है कि रिटर्निंग वार्ड दायरे के विशेषज्ञ भी इसे तोड़ नहीं सकते हैं, और यह हुआ मिंगिंग की सुरक्षा की रक्षा के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा फैंग चेन अभी भी यहाँ है, इसलिए किसी और के हमें परेशान करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ मिंगिंग अपने भीतर सभी आत्माओं के स्रोत को परिष्कृत करता है। फैंग चेन और किन लिंगलोंग हुआ मिंगिंग के बगल में पहरा दे रहे थे और यिन यांग पवित्र शरीर को पूरा करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। फैंग चेन, क्या आप यहाँ अकेले रह सकते हैं? मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। किन लिंगलोंग ने फैंग चेन की ओर देखा और कहा। वह वहाँ खड़े होकर काफ़ी ऊब गई थी, और इसके अलावा ये पहली बार था जब वह इस तरह के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, और वह इसके बारे में जिज्ञासा से भरी थी, बाहर जाकर देखना चाहती थी। नहीं, आपको यहाँ रहना चाहिए और ड्रीम शैडो की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा आप दिव्य सागर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर सिर्फ एक मामूली कृषक हैं। क्या आपको लगता है कि आप परेशानी के लिए पूछ रहे हैं, इस गुप्त क्षेत्र में अकेले घूम रहे हैं? फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। किन लिंगलोंग अभी भी युवा हैं। भले ही वह किन राजवंश जैसी शक्तिशाली शक्ति से आती है, लेकिन वह बहुत लंबे समय से खेती के संपर्क में नहीं आई है, इसलिए उसकी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक नहीं है। इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधक कम से कम 5वें क्षेत्र दिव्य मूल क्षेत्र में हैं। केवल तीसरे क्षेत्र के कृषक के लिए यहाँ घूमना बस परेशानी के लिए पूछ रहा है। मेरे पिता ने मुझे एक सुरक्षात्मक जादू का खजाना दिया।
आप जैसे राक्षस के अलावा कोई भी साधारण गुइक्सु क्षेत्र विशेषज्ञ मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किन लिंगलोंग ने काफी असंबद्ध होकर कहा। इस सवाल को उठाने से पहले उसने स्वाभाविक रूप से सुरक्षा के मुद्दों पर विचार किया था। तीसरे क्षेत्र में उसकी साधना के साथ अकेले इस गुप्त क्षेत्र में घूमना एक मृत्यु की इच्छा होगी। हालांकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। किन राजवंश की राजकुमारी के रूप में किन लिंगलोंग को किन सम्राट द्वारा गहराई से पसंद किया गया था। इसके अलावा ये पहली बार था जब वह अनुभव हासिल करने के लिए बाहर जा रही थी, इसलिए किन सम्राट ने स्वाभाविक रूप से उसे बहुत सारे सुरक्षात्मक जादू के खजाने दिए। अकेले ये जादुई खजान अगर जबरन फैलाए जाएं तो काफ़ी लोगों को मार सकते हैं। अगर तुम्हारे सिर का एक भी बाल झड़ जाए तो तुम्हारे पिता शायद मुझे माफ़ नहीं करेंगे। आप नहीं सोच सकते हैं कि यह एक बड़ी बात है, लेकिन मैं अब आपका अभिभावक हूं और मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। फैंग चेन ने असहाय भाव से कहा। वह किन लिंगलोंग को कोई नुकसान नहीं होने दे सका। अगर उसने ऐसा किया तो वह इसे सम्राट किन को कैसे समझा सकता था। किन लिंगलोंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि फैंग चेन के शब्द समझ में आते हैं। फिर उसने कुछ बार अपनी आंखें घुमाईं और एक समझौते के रूप में सुझाव दिया, मैं यहाँ कुछ बार कैसे घूमूं। अध्याय 76। फैंग चेन ने मुझे रोका। ठीक है, लेकिन तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। ये यही है, आपकी दृष्टि के भीतर। इसके अलावा अपने उच्च साधना स्तर के साथ अगर मुझे कुछ भी होता है तो आप कुछ भी पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल पास में है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे छूने की हिम्मत करेगा जब तक कि कोई जीने से थक न जाए। अगर यह टोन फैंग चेन के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में टहलने के लिए बाहर नहीं जा पाती। फैंग चेन, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया बस मुझे टहलने के लिए बाहर जाने दो और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता से आपके बारे में अच्छी बात करूँगा। बाहर निकलने के लिए किन लिंगलोंग ने वास्तव में सहवास करना शुरू कर दिया। किन लिंगलोंग को सहवास करते हुए और दयनीय दिखते हुए देखकर फैंग चेन को उसके लिए थोड़ा खेद हुआ। आगे बढ़ो, पास रहो, बहुत दूर मत जाओ। चलो 10 मील के दायरे में रहें। यदि आप बहुत दूर भागने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको तुरंत वापस खींच लूँगा। फैंग चेन ने लाचारी के संकेत के साथ कहा। जब तक किन लिंगलोंग बहुत दूर नहीं है, फैंग चेन तुरंत वहां पहुंच सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी कहा जा सकता है कि वह इस गुप्त क्षेत्र में किन लिंगलोंग की रक्षा करने में सक्षम था। फैंग चेन की ग्रेट दाओ डोमेन तकनीक के भीतर ताई डोमेन इस गुप्त क्षेत्र को पूरी तरह से कवर कर सकता है, जिससे कोई भी पल में इसके भीतर किसी भी बिंदु तक पहुंच सकता है। हालांकि फैंग चेन आमतौर पर इसका उपयोग नहीं करना चाहता। आखिरकार ग्रेट दाओ डोमेन तकनीक के भीतर ताई डोमेन का उपयोग करने से उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। यह उनका शक्तिशाली तुरुप का पत्ता भी है, जिसका उपयोग वह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। कोई बात नहीं। किन लिंगलोंग बहुत खुश हुआ और तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और वह जगह छोड़ दी। फैंग चेन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में किन लिंगलोंग ने छोड़ा था और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर किन तियानमिंग को पता होता कि मैंने उसकी बहन को इस तरह अकेले बाहर जाने दिया है तो वह शायद मेरी मौत तक मेरे पीछे आ जाएगा। लेकिन उसे अकेले इस गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षित करने देना अच्छा है, ताकि उसे लोगों के दिलों की दुष्टता का पता चल सके, अन्यथा वह आसानी से उस जियो युंटिंग द्वारा अपहरण कर ली जा सकती है। उम्मीद है यह अनुभव किन लिंगलोंग में कुछ बदलाव लाएगा। यदि यह पहले होता तो फैंग चेन ने किन लिंगलोंग पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया होता और सुस्त पड़ना जारी रखता। लेकिन अब जब उसे इसमें घसीटा गया है तो चीज़ें स्वाभाविक रूप से पहले से अलग हैं। इसके अलावा यह एक ऐसी कहानी नहीं है जहां वह बस हार मान रहा है। यदि उसे एक और कहानी का सामना करना पड़ता है जहां वह बस हार मान रहा है तो वह सामान्य स्थिति में लौट आएगा। समय आने पर बस किन लिंगलोंग को अनदेखा करें और आप अभी भी आलसी होने का इनाम प्राप्त कर सकते हैं। किन लिंगलोंग के चले जाने के बाद पिंजरे में फंसे पक्षी की तरह जैसे ही वह पिंजरे से बाहर उड़ता है, ऐसा लगता है कि पूरा आकाश उसका है। उसने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। जब वह इंपीरियल मकबरे शहर में थी तो वह शायद ही कभी बाहर जाती थी, इसलिए उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। इससे वह बाहरी दुनिया की हर चीज़ के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। क्या यह 1000 साल पुराना हिमकमल है? ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। जल्द ही किन लिंगलोंग ने नीचे एक बर्फ सफ़ेद कमल का फूल देखा। 1000 साल पुराना हिमकमल एक दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना है। इसकी अत्यंत विशेष बढ़ती परिस्थितियों के कारण ये बाजार में बहुत दुर्लभ है। हालांकि किन लिंगलोंग के लिए ये बहुत कीमती चीज़ नहीं थी। किन राजवंश के खजाने के मंडप में कई हजार साल पुराने बर्फ के कमल थे और कुछ 10,000 साल पुराने भी थे। अगर यह इंपीरियल मकबरे शहर में होता तो वह उस पर नज़र भी नहीं डालती। लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। ये गुप्त क्षेत्र में उसका पहली बार प्रशिक्षण है और वह पहले ही इस तरह की अद्भुत चीज़ का सामना कर चुकी है। उनकी उपलब्धि की भावना शब्दों से परे है।
बिना किसी हिचकिचाहट के किनलिंगलोंग दौड़कर नीचे उतरा और 1000 साल पुराना हिमकमल उठाया। कौन कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता और अपने दम पर प्रशिक्षण नहीं ले सकता? कृपया अपना सिर यहाँ बाहर रखें। उन्होंने कहा, क्या मैंने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है? और मुझे 1000 साल पुराना हिमकमल भी मिला। किनलिंगलोंग ने खुशी की लहर और उपलब्धि की अवर्णनीय भावना महसूस की। ये हमारे फायर सन संप्रदाय का क्षेत्र है। आप अंदर कैसे आए? तभी एक चिल्लाहट आई और फिर एक आकृति दिखाई दी। फायर सन संप्रदाय के वस्त्र पहने एक व्यक्ति किनलिंगलोंग के सामने प्रकट हुआ। उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। जब उस आदमी ने किनलिंगलोंग के हाथ में 1000 साल पुराना हिमकमल देखा तो उसकी आंखों में लालच का एक संकेत दिखाई दिया। अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ लीं। आप दिव्य सागर क्षेत्र में एकमात्र साधक गुप्त क्षेत्र में घुसने का प्रबंधन कैसे करते हैं? गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर लंबे समय से उनके अग्निसूर्य संप्रदाय के लोगों द्वारा पहरा दिया गया था और अंदर के लोगों को उनके द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसलिए यहाँ उनके अग्निसूर्य संप्रदाय के लोगों के अलावा कोई अन्य साधक नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली होता तो ये समझ में आता था, लेकिन मुख्य बात यह है कि किनलिंगलोंग दिव्य सागर क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र में सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हारा क्या काम है? मैं कैसे आया? किनलिंगलोंग ने इस फायर सन संप्रदाय के शिष्य को एक दोस्ताना रूप नहीं दिया। इस व्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ में 1000 साल पुराने हिमकमल को देखा और यहाँ तक कि एक लालची अभिव्यक्ति भी प्रकट की। वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे स्वर में सूंघा, अपनी लंबी तलवार खींची और ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपने हाथ में 1000 साल का हिमकमल दे दो और मुझे बताओ कि तुम कैसे घुस गए, या मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दोष मत दो। फायर सन संप्रदाय के इस शिष्य ने तुरंत कोई कदम उठाने का फैसला नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि किनलिंगलोंग की यहाँ उपस्थिति बहुत अजीब थी। यह अविश्वसनीय है कि दिव्य सागर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एकमात्र कृषक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। वह निश्चित रूप से अकेले नहीं जा सकता था। इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष ने उसे किसी को अंदर लाया था। उसके पीछे एक शक्तिशाली रक्षक होना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वह मुख्य रूप से यह परीक्षण करना चाहता था कि किनलिंगलोंग के पीछे कोई शक्तिशाली रक्षक है या नहीं। आप केवल 5वें क्षेत्र दिव्य मूल क्षेत्र में हैं। मैं आपको क्यों बताऊं? इसके अलावा मैं आपको ये क्यों बताऊं? किनलिंगलोंग ने बिना किसी विनम्रता के कहा। वह फैंगचेन के साथ कुछ नहीं कर सकती थी, तो वह दिव्य मूल क्षेत्र के 5वें क्षेत्र में एकमात्र किसान के लिए कुछ कैसे नहीं कर सकती थी? वह कौन है? वह शक्तिशाली किन राजवंश की राजकुमारी थी। वह अपने सामने इतने नीच किसान के चिल्लाने को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तो क्या हुआ अगर प्रतिद्वंद्वी दिव्य मूल क्षेत्र में है? क्या वह जरूरी है कि मुझसे बेहतर हो? हालांकि अग्निसूर्य संप्रदाय के इस शिष्य के मन में एक अलग संस्करण था। ये सिर्फ 5वां क्षेत्र है, दिव्य मूल क्षेत्र। आप सिर्फ एक मामूली दिव्य सागर क्षेत्र साधक हैं और आप हाल ही में उस स्तर तक पहुंचे हैं। क्या मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं? अग्निसूर्य संप्रदाय के शिष्य ने मन ही मन शाप दिया। लेकिन जितना अधिक किनलिंगलोंग ने इस तरह से काम किया, उतना ही कम उसने एक कदम उठाने की हिम्मत की। उसने सावधानी से चारों ओर देखा, इस डर से कि आसपास कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। यदि ये दिव्य सागर क्षेत्र में एक साधारण नाबालिग कृषक होता तो वे उससे इस तरह बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। किनलिंगलोंग ने इस तरह बोलने की हिम्मत की, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। उसके पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा वह इस विपरीत परिस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाती। ये सोचकर उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला, उसे कुचल दिया और तुरंत मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। लोगों को हिलाने के बाद उसने किनलिंगलोंग को गौर से देखा, विशेष रूप से उसके हाथ में 1000 साल पुराने हिमकमल को, जबकि उसे जाने से रोक दिया। यह आदमी सतर्क है। फैंगचेन, जिसने ये सब दूर से देखा, मुस्कुराया। यदि यह कोई और होता तो 1000 साल के हिमकमल को देखकर और किनलिंगलोंग की कम खेती के स्तर को देखकर वे शायद इसे तुरंत छीनने के लिए दौड़ पड़ते। अग्निसूर्य संप्रदाय के इस शिष्य के पास कुछ कौशल हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। तत्काल कार्रवाई करने के बजाय दूसरे पक्ष ने सुदृढ़ीकरण का आह्वान किया। आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये देखकर कि किनलिंगलोंग जाने वाला था, हुयांग संप्रदाय के शिष्य ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह किनलिंगलोंग को भी जाने नहीं दे सका। मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? आपको मेरा रास्ता रोकने का क्या अधिकार है? मैं फैंगचेन को जाने दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे भी रोक रहे हैं। किनलिंगलोंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर कदम रखा हो और वह गुस्से में थी। अध्याय 77 छोटी लड़की जो गुप्त क्षेत्र में बगल में चलती है। फैंगचेन के स्थान पर पहले से ही बहुत गुस्सा झेलने के बाद किनलिंगलोंग अब यहाँ गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस समय उसने अग्निसूर्य संप्रदाय के शिष्य को गुस्से से देखा, जैसे कि उसे अपनी हताशा के लिए एक आउटलेट मिल गया हो। आपके पास वास्तव में कोई आपका समर्थन कर रहा है। फैंगचेन का नाम सुनकर उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है।
बिना किसी हिचकिचाहट के किनलिंगलोंग ने एक तलवार का ताबीज फेंक दिया। सामान्य ताकत के साथ किनलिंगलोंग इस अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्य का कोई मुकाबला नहीं होगा। आखिरकार उसने अभी अभी दिव्यसागर क्षेत्र में प्रवेश किया था, जबकि दूसरा पक्ष दिव्य मूल क्षेत्र में था, जो दो प्रमुख क्षेत्रों का अंतर था। लेकिन वे किनलिंगलोंग की धनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का मुकाबला नहीं कर सके। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार का ताबीज उड़ गया, प्रकाश से चमक रहा था, और एक शक्तिशाली तलवार की आभा अग्निसूर्य संप्रदाय के शिष्य की ओर फिसल गई, जिसने सीधे उसे घेर लिया। शून्य क्षेत्र। अग्निसूर्य संप्रदाय का शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने लापरवाही से एक तलवार ताबीज फेंक दिया और यह वास्तव में शून्य क्षेत्र में लौटने की शक्ति तक पहुंच गया। ये छोटी लड़की कौन है? क्या वह इतनी अमीर है? तलवार की ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट ने क्षेत्र को जमीन पर गिरा दिया, जिससे इसके चारों ओर सब कुछ धूल में बदल गया। फायर सन संप्रदाय के शिष्य को प्रतिक्रिया देने से पहले ही मार दिया गया। वह ऐसे ही मर गया। फायर यांग संप्रदाय के शिष्यों को देखकर, जिनके शरीर पूरी तरह से चले गए थे, किनलिंगलोंग पीला पड़ गया। वह अभी भी एक छोटी लड़की थी और उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। यह उसकी पहली बार था जब वह किसी को मार रही थी, और वह इससे कुछ हद तक अभिभूत थी। उसका इरादा फायर यांग संप्रदाय के शिष्य को मारने का नहीं था। अपने गुस्से में उसने अवचेतन रूप से एक तलवार ताबीज फेंक दिया, जिसने अप्रत्याशित रूप से उसे मार डाला। किनलिंगलोंग ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि वह कुछ समय से सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वह किन राजवंश से था। हालांकि उसने बचपन से ही कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन वह ऐसी चीज़ों के संपर्क में आ गया था और जल्दी से अनुकूलित हो गया था। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर मैं इस आदमी को नहीं मारता तो भी वह मुझे मार डालेगा, किनलिंगलोंग ने मन ही मन सोचा। जब दूसरे पक्ष ने उसे खोजा, तब भी वह लालची अभिव्यक्ति के साथ उसके हाथ में 1000 साल पुराने हिमकमल को देख रहा था। किनलिंगलोंग जानता था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके खिलाफ कदम उठाएगा। उसने कार्रवाई नहीं करने का कारण कुछ चिंताओं के कारण हो सकता है, लेकिन किनलिंगलोंग को नहीं पता था कि वे चिंताएं क्या थीं। इसके अलावा किनलिंगलोंग ने देखा था कि इस फायर यांग संप्रदाय के शिष्य ने अभी अभी क्या किया था। वह स्पष्ट रूप से सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ये सोचकर कि लोगों का एक समूह उसे गिरफ्तार करने के लिए आ सकता है, बाद में किनलिंगलोंग को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा तो मुझे जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस जगह पर हत्या और डकैती आम बात है। यदि आप एक पल के लिए भी झिझकते हैं तो आप ही हो सकते हैं जो मर जाते हैं। गर्जना की आवाज़ ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक प्राचीन हॉल से पहले एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक दूर से देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या कोई चुपके से अंदर आया है? ये संभावना नहीं है। बाहर की रखवाली करने वाले 4 बुजुर्ग हैं। संभवतः कौन अंदर आ सकता है? हालांकि चूंकि एक शिष्य ने एक संदेश भेजा था और वहां से एक तेज आवाज आ रही थी, ये बहुत संभावना है कि कोई चुपके से अंदर आ गया है। नहीं, ये इनहेरिटेंस हॉल खोलने और विरासत प्राप्त करने का महत्वपूर्ण समय है। हम इन लोगों को हमें परेशान नहीं करने दे सकते। ये सोचकर बूढ़े ने अपने बगल के शिष्यों की ओर देखा और निर्देश दिया, कोई चुपके से अंदर आ गया है। आप दोनों गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की जांच करते हैं और बाकी लोग वहां जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी ने घुसपैठ की है तो उसे तुरंत मार डालो। हम किसी को भी हमें इनहेरिटेंस हॉल खोलने से परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकते। बूढ़े व्यक्ति ने जिस दिशा की ओर इशारा किया वह दिशा थी जहां से विस्फोट अभी अभी आया था। बुजुर्ग के दर्जनों या उससे अधिक शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर 2 अलग अलग दिशाओं में चले गए। उम्मीद है जो व्यक्ति आता है वह बहुत मजबूत नहीं है और हम संप्रदाय के नेता और पूर्वज के यहाँ आने तक इंतजार कर सकते हैं। इस अप्रत्याशित घटना ने बूढ़े आदमी को सिरदर्द दे दिया। चौथे बुजुर्ग से कोई और खबर नहीं आई है और अब गुप्त क्षेत्र में फिर से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि चौथे एल्डर के खतरे में होने की संभावना है और चौथे एल्डर से आगे निकलने में सक्षम होने का मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी काफ़ी मजबूत है, कम से कम रिटर्निंग वार्ड दायरे में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ। इसके अलावा हम नहीं जानते कि दूसरी तरफ से कितने लोग आए। यहाँ के विस्फोटों ने स्वाभाविक रूप से फायर सन संप्रदाय के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। किनलिंगलोंग के जाने के कुछ ही समय बाद फायर सन संप्रदाय के शिष्य पहुंचे और जल्दी से खोज लिए गए। दिव्य सागर क्षेत्र में एक नाबालिग कृषक की खोज की गई है। वह हमारे अग्निसूर्य संप्रदाय का सदस्य नहीं है। बुजुर्ग के आदेश के अनुसार उसे तुरंत मार डालो। किनलिंगलोंग की खोज करने पर इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। ओह, बहुत कष्टप्रद, कोई फिर से यहाँ है। किनलिंगलोंग अवाक रह गया। हमने अभी अभी एक व्यक्ति को मार डाला और अब उनमें से एक पूरा समूह आ गया है। चूंकि यह मामला है तो मैं आप सभी को मार डालूंगा। किनलिंगलोंग ने 2 तलवार तावीज़ निकाले और उन्हें फेंक दिया।
तलवार का ताबीज हवा में दो विशाल तलवारों में बदल गया। उनकी तलवार की ऊर्जा एक शक्तिशाली आभा को पार कर रही थी और एक शक्तिशाली आभा को उजागर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सीधे अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्यों पर हमला किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तलवार ऊर्जा में एक शक्तिशाली तलवार का इरादा भी होता है। एक बार जब आपके पास तलवार का इरादा हो जाता है तो तलवार की किसी भी चाल की शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी। अगले ही पल तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी और फायर सन संप्रदाय के कई शिष्य सीधे तलवार की ऊर्जा से घिर गए और फिर उत्तर पश्चिम में दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। इन अग्नि सूर्य संप्रदाय के शिष्यों को यह समझने से पहले ही मार दिया गया कि क्या हो रहा है। वे शायद कभी नहीं समझ पाए कि वे एकमात्र दिव्य समुद्री क्षेत्र के कृषक के हाथों क्यों मर गए, और यह एक सामूहिक विनाश था। अपने पिछले अनुभव से सीखने के बाद किन लिंगलोंग इस बार कई लोगों को मारने के बाद बहुत शांत थी। तभी काश्तकारों का एक समूह आया। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले फायर सन संप्रदाय के शिष्यों को फैंग चेन ने मार डाला, जिससे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा और बड़ी संख्या में काश्तकारों ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे गुप्त क्षेत्र में काश्तकारों की संख्या में वृद्धि हुई और साथ ही अराजकता भी फैल गई। फायर सन संप्रदाय का बुजुर्ग गुस्से में था। चौथे बुजुर्ग और अन्य को किसने मारा? मुझे तुम्हें खोजने मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बुजुर्ग गुस्से में था। उनकी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले चौथे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। जब तक चौथा एल्डर गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है और संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के आने की प्रतीक्षा करता है, तब तक इस गुप्त क्षेत्र में सब कुछ उनके अग्नि सूर्य संप्रदाय का होगा। अब जब चौथा बुजुर्ग नष्ट हो गया है तो बड़ी संख्या में काश्तकारों ने प्रवेश किया है और वे अब इस गुप्त क्षेत्र पर एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। इस बीच गुप्त क्षेत्र की शांति टूट गई। लड़ाई या विस्फोटों की आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं। जाहिर है ये किसान खजाने के लिए जमकर होड़ कर रहे थे। यदि उन्हें कोई अवसर मिलता है तो इन काश्तकारों के लिए पागल न होना कठिन है। विशेष रूप से उन स्वतंत्र काश्तकारों के लिए इस तरह के एक महान अवसर का सामना करना स्वाभाविक रूप से उन्हें अविश्वसनीय रूप से उन्मादी बनाता है। इससे गुप्त क्षेत्र के भीतर लगातार लड़ाई भी होती रही, यहाँ तक कि फैंग चेन भी अक्सर गर्जन की आवाज़ सुनता था। इस गुप्त क्षेत्र में खबर का एक टुकड़ा जंगल की आग की तरह भी फैल गया। गुप्त क्षेत्र में एक बेहद भयानक छोटी लड़की रहती थी। वह केवल दिव्य सागर क्षेत्र में थी, लेकिन उसके पास खजाने की अटूट आपूर्ति थी। उनमें से किसी एक का उपयोग शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में पूर्ण बल हमले के लिए किया जा सकता है। यदि आप इस छोटी लड़की का सामना करते हैं और आप बहुत धीमे हैं तो आप मर चुके हैं। यदि आप खजाने को मारने और चुराने के लिए वहां जाना चाहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। किन लिंगलोंग की खूबसूरत आकृति और दिव्य सागर क्षेत्र में उसकी साधना के स्तर ने उसे कई काश्तकारों के लिए एक लक्ष्य बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी महत्वाकांक्षाओं को पालने वाले कई लोगों की मृत्यु हो गई। विशेष रूप से उसके पास तलवार के तावीज़ों की एक अटूट आपूर्ति थी, जिससे अनगिनत काश्तकार डर से कांप उठते थे। इन तलवार तावीज़ों के साथ किन लिंगलोंग इस गुप्त क्षेत्र में लगभग अजेय था। अध्याय 78 हत्या और डकैती। आप मेरी चीजें लेने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही मैं सिर्फ एक छोटी लड़की हूं। आप बहुत दूर जा रहे हैं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। किन लिंगलोंग ने कुछ और तलवार के तावीज़ निकाले और उन्हें बाहर फेंक दिया। तलवार का ताबीज शक्तिशाली तलवार ऊर्जा में बदल गया। तलवार के इरादे से ओतप्रोत था और सीधे काश्तकारों पर वार किया गया। प्रत्येक के पास एक शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति थी, जो दर्जनों मील के दायरे में सब कुछ समतल कर देती थी। हालांकि किन लिंगलोंग के पास कई तरकीबें हैं जो अनगिनत काश्तकारों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन उसने कई लापरवाह व्यक्तियों का ध्यान भी आकर्षित किया है। किन लिंगलोंग बहुत अमीर है। उसके सभी तावीज़ गुइक्सू दायरे के विशेषज्ञ के पूर्ण बल हमले के बराबर हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने इसे मुफ्त में फेंक दिया। ऐसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा खजाना होना चाहिए। यदि आप दूसरे व्यक्ति से खजाने को जब्त कर सकते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। परिणामस्वरूप किन लिंगलोंग कुछ लोगों की नज़र में निशाना बन गया। बेशक कुछ लोग ये भी जानते हैं कि किन लिंगलोंग इस गुप्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की हिम्मत करता है, इसलिए उसके पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति इस तरह के तलवार ताबीज का उत्पादन कर सकता है, उसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इस तरह के किसी व्यक्ति को लक्षित करना केवल मौत को दावत देना है। इसलिए कई किसान किन लिंगलोंग से बचेंगे। हालांकि हमेशा कुछ निडर लोग होते हैं जो किन लिंगलोंग को मारना चाहते हैं और उसके पास मौजूद खजाना प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनमें से अधिक कैसे हो जाते हैं जितना अधिक मैं उन्हें मारता हूँ। किन लिंगलोंग ने काश्तकारों को आते हुए देखा। वह नहीं जानती कि उसने कितने लोगों को मारा है, लेकिन ये लोग पतंगों की तरह, आग की लपटों की तरह मरने के बाद भी ऊपर आते रहते हैं। जितना अधिक वे मारते हैं उतने ही अधिक होते हैं। इसके अलावा कई लोग उसके पीछे छिपे हुए थे, स्पष्ट रूप से उस पर घात लगाने का इरादा रखते थे।
उसने सोचा था कि ये तलवार तावीज़ इन लोगों को रोक देंगे, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। आप फिर से आने की हिम्मत करते हैं। कई काश्तकारों को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर किनलिंगलोंग सहज रूप से एक ताबीज को बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास तावीज़ खत्म हो गए हैं। अब कोई तावीज़ नहीं है। किनलिंगलोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अगले ही पल एक विचार के साथ उसके सामने एक शिवालय दिखाई दिया और फिर शिवालय चमक उठा, सीधे उसे ढक लिया। शिवालय पर अनगिनत हमले हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे शिवालय को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते थे। वह तावीज़ों से बाहर निकल गई है। आइए उसकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। चलो इसे एक साथ करते हैं। ये देखकर कि किनलिंगलोंग ने अपने सभी तावीज़ों का उपयोग कर लिया था और एक रक्षात्मक दिव्य हथियार निकाल लिया था, जो कृषक देख रहे थे वे तुरंत प्रकट हो गए। ये वह क्षण है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अगर हम इस तरह तावीज़ों का उपयोग करते रहें तो अंततः हम उनसे बाहर निकल जाएंगे। एक बार जब दुश्मन तावीज़ से बाहर निकल जाता है तो हम उन्हें मारने के अपने साधन पूरी तरह से खो देंगे। ये जानते हुए कि किनलिंगलोंग के पास तावीज़ खत्म हो गए हैं, इन काश्तकारों ने तुरंत अपनी शक्तिशाली तकनीकों को उजागर किया। एक पल के लिए गरजने की आवाज़ जारी रही। हालांकि किनलिंगलोंग के सामने का शिवालय बेहद शक्तिशाली था, जिसने सभी हमलों को आसानी से रोक दिया। घबराओ मत हर कोई, ये दिव्य हथियार कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह अंततः टूट जाएगा। जब तक हम हमला करने के लिए सेना में शामिल होते हैं, हम निश्चित रूप से इस दिव्य हथियार की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम होंगे और फिर हम उसे मारने और उसके शरीर पर खजाने को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मुझे अपने दाववादी साथी का बदला लेना चाहिए। उसने मेरी छोटी बहन को मार डाला, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसने मेरे मालिक को मार डाला, मुझे उसे मारना होगा। उसे मार डालो। भीड़ की आवाज़ें उठीं और ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाया गया है। कई लोगों के होंठ फड़क गए। इन लोगों के साथ वास्तव में क्या हो रहा था? वे सभी लोग हैं जो मारते हैं और चोरी करते हैं, तो बदला लेने का नाटक क्यों करते हैं? किस तरह का दाववादी साथी? कौन सी छोटी बहन? क्या गुरु? अगर यह सच है तो जब उन्हें पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देंगे। किनलिंगलोंग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग उससे बदला लेंगे। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार संभवतः 100 से अधिक लोग थे। क्या उसने इतने लोगों को मार डाला? फैंग चेन, क्या आप अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं? किनलिंगलोंग ने उत्सुकता से कहा। ताबीज के बिना उसने अपने शक्तिशाली हमले के तरीके खो दिए और उसके पास वस्तुतः कोई युद्ध क्षमता नहीं थी। उसे इसका थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह तावीज़ों का अधिक संयम से उपयोग करती। उसे पहले कभी इन चीज़ों की कमी नहीं थी और वह नहीं जानती थी कि बचत क्या है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें एक दिन खत्म हो जाएंगी। अब बाहर बहुत सारे लोग हैं और उनकी खेती का स्तर उससे अधिक है। यदि हर कोई दिव्य सागर क्षेत्र में होता तो भी वह उनसे निपटने में सक्षम होती। मैं यहाँ बैठकर मरने का इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर वे इस तरह हमला करते हैं तो ये रक्षात्मक हथियार देर सबेर टूट जाएगा। ये सोचकर किनलिंगलोंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और काश्तकारों पर वार किया। 2 आधे कदम संत स्तर के दिव्य हथियार, इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? आसपास के किसान चौंक गए। उनके पास अनगिनत शक्तिशाली तावीज़ थे, जिनमें से प्रत्येक गुइक्सू दायरे के विशेषज्ञ की पूरी शक्ति को उजागर करने में सक्षम था, और अब उन्होंने 2 शक्तिशाली दिव्य हथियार भी तैयार किए थे। इस छोटी लड़की के पास कितने खजाने हैं? विशेष रूप से 2 आधे चरण संत स्तर के दिव्य अस्त्र, उनका मूल्य अकल्पनीय है। उन्होंने केवल इस क्षमता के दिव्य हथियारों के बारे में सुना था, लेकिन पहले कभी नहीं देखा था। उसे मार डालो। ये 2 आधे कदम वाले संत स्तर के दिव्य हथियार अब हमारे हैं। उसके पास अन्य जादुई खजाने हो सकते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से लालची होते हैं और जब इस क्षमता के दिव्य हथियार का सामना करना पड़ता है तो उनके आसपास के लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। इस गुप्त क्षेत्र में भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इस क्षमता के दिव्य हथियार पा सकते हैं, फिर भी इस छोटी लड़की के पास ऐसे 2 दिव्य हथियार हैं। इसलिए ये किसान तुरंत पागल हो गए। शिवालय की सुरक्षा पर अनगिनत हमलों की बारिश हुई, जिससे पूरा शिवालय कांप उठा। अनगिनत हमलों को अपनी ओर आते देखकर किनलिंगलोंग की मानसिकता बदल गई और उसके दिल में डर की भावना पैदा हो गई। हालांकि उसने जल्दी से अपने डर पर काबू पा लिया और यहाँ तक कि कुछ हद तक उत्साहित भी हो गई। उसकी आंखें लालसा से भर गईं। खतरा आने पर लोगों को डर महसूस होना सामान्य बात है। खतरे का सामना करने में केवल कुछ ही लोग शांत रह सकते हैं, और किनलिंगलोंग उन कुछ लोगों में से एक हैं। शिवालय को कांपते हुए महसूस करते हुए किनलिंगलोंग तेजी से उत्साहित हो गया, यहाँ तक कि उसके दिल में डर भी गायब हो गया, जैसे कि वह बिल्कुल यही चाहती थी। वह एक पक्षी की तरह थी जो अपने पिंजरे से मुक्त हो रही थी, अंततः विशाल आकाश में उड़ने में सक्षम थी। मुझे धमकाना आसान नहीं है।
किनलिंगलोंग ने धीमी चीख निभाई और लंबी तलवार तेज चमक उठी, शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा से फूट पड़ी और फिर वह तलवार से वार कर दी। भले ही वह केवल दिव्य सागर क्षेत्र में थी, हाथ में एक दिव्य हथियार के साथ किनलिंगलोंग की युद्ध शक्ति काफी प्रभावशाली थी और दिव्य सागर क्षेत्र में कुछ साधकों को सीधे इस तलवार से मार दिया गया था। सैकड़ों काश्तकारों से घिरे होने के बावजूद किनलिंगलोंग अभी भी उनमें से कुछ को मारने में सक्षम था। मुझे करने दो। अचानक एक दहाड़ सुनाई दी और एक भयानक आभा फैल गई। ज्ञानोदय क्षेत्र में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आभा। एक हथेली का निशान आकाश से उतरा, सूरज को मिटा दिया, जैसे कि यह सब कुछ दबा सकता है। एक जोरदार धमाके के साथ शिवालय ने आखिरकार रास्ता दे दिया। उसकी सुरक्षा कवच टूट गई और पूरा शिवालय धुंधला हो गया। शिवालय की सुरक्षा भंग होने के साथ किनलिंगलोंग पूरी तरह से इन काश्तकारों के संपर्क में आ गया था। किनलिंगलोंग पर दुर्भावनापूर्ण निगाहें के अनगिनत जोड़े टिकी हुई थीं, जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। आसमान से गिरना। ज्ञानोदय क्षेत्र के विशेषज्ञ ने फिर से हमला किया, किनलिंगलोंग पर सीधे हथेली से प्रहार किया। अध्याय 79। एक एकल परीक्षण। बहुत रोमांचक। प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए किनलिंगलोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंड से मुस्कुराया। घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, जो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण छोटी लड़की कर सकती थी। कई काश्तकार अचानक इस दृश्य से दंग रह गए। इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि क्या है कि ज्ञानोदय क्षेत्र में एक शक्तिशाली कृषक भी उसे हिला नहीं सका। यहाँ तक कि वे किनलिंगलोंग की तरह शांत नहीं थे। अगले ही पल वे समझ गए। एक तेज दहाड़ सुनाई दी। बिना किसी चेतावनी के वह ज्ञानोदय क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में हवा में फट गया। उसकी आत्मा फट गई और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। अगले ही पल अनगिनत शॉकवेव बह गईं और आसपास की भीड़ उड़ गई। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह कुछ ही सेकंड के भीतर आसपास के अनगिनत किसान बिना किसी चेतावनी या आश्चर्य के एक के बाद एक नष्ट हो गए। पहले का शोरगुल वाला वातावरण तुरंत शांत हो गया, जैसे कि उस पल में जम गया हो। खून की अनगिनत बूंदों ने आकाश को दाग दिया, जिससे भूमि लाल रंग के नीचे हो गई। आकाश के ऊपर किनलिंगलोंग वहां खड़ा था। एक भयानक आभा बिखेर रहा था जिसने लोगों के दिलों को कांप दिया था। दूर से देख रहे किसान ये दृश्य देखकर घबरा गए। वे तुरंत मुड़े और वहां से भाग गए। उन्होंने अभी जो दृश्य देखा उसका उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। सैकड़ों भिक्षु, उनमें से सबसे मजबूत ज्ञानोदय क्षेत्र विशेषज्ञ था, जो एक पल में मारा गया था। इस छोटी लड़की ने जो अपार शक्ति पैदा की, उसने हर किसी की रीढ़ को ठंडा कर दिया। ये लालच में अंधे हो गए हैं। ये छोटी लड़की गुप्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की हिम्मत करती है। उसके पीछे एक शक्तिशाली रक्षक होना चाहिए। इन लोगों ने अभी भी उस पर हमला करने की हिम्मत की। उन्होंने उन शक्तिशाली तावीज़ों को बाहर फेंक दिया जैसे कि वे स्वतंत्र हों। उनकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं है। उनकी रक्षा करने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह किसी को मारने की कोशिश करना सिर्फ मौत की मांग कर रहा है ना? कुछ काश्तकारों ने उपहास किया। कुछ काश्तकारों के लिए यह असंभव है कि वे दिव्य सागर क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र में एक छोटी लड़की का सामना करने पर प्रलोभित न हो, जिसके पास इतने सारे खजाने भी हैं। कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि दिव्य सागर क्षेत्र में एक कृषक जो एक गुप्त क्षेत्र में अकेले चलने की हिम्मत करता है, उसके पास एक बहुत शक्तिशाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए और उसे एक मजबूत व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। इस तरह किसी को छूना आत्मघाती होगा। जल्द ही किनलिंगलोंग फैंगचेन के स्थान पर लौट आया। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद वह थोड़ी थक गई थी। अकेले इस अनुभव से गुजरना कैसा लगता है? फैंगचेन ने किनलिंगलोंग को लौटते देखा और उससे एक सवाल पूछा। ये ठीक है, बहुत रोमांचक है। जब इसका उल्लेख किया गया तो किनलिंगलोंग बहुत उत्साहित हो गए। इस अनुभव ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी, जिससे किनलिंगलोंग के क्षितिज का काफी विस्तार हुआ। खासकर जब शिवालय टूट गया तो किनलिंगलोंग के हृदय सूत्र में सुधार जारी रहा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। जब ये खत्म हो जाए तो मुझे बताएं, सिस्टर मेंगिंग। जैसे ही किनलिंगलोंग ने बात की, उसने जम्हाई ली, फैंगचेन के पैर को गले लगाया और सो गई। वह अभी भी एक बच्चे की मानसिकता रखता है। हालांकि सम्राट किन को अभी भी मुझे धन्यवाद देना है। इस अनुभव के साथ किनलिंगलोंग शायद मूल कहानी के समान नहीं होगा। मेरे स्वभाव और मानसिकता दोनों में काफ़ी सुधार हुआ है, फैंगचेन ने मन ही मन सोचा। वास्तव में फैंगचेन को किनलिंगलोंग का प्रेम जुनूनी स्वभाव पसंद नहीं था, जो मूल उपन्यास की विशेषता थी, और कैसे वह पूरी तरह से दूसरों द्वारा नियंत्रित थी। ये भयानक होगा। अचानक दूरी में एक प्रकाश चमक उठा और प्रकाश की दो किरणें, एक काली और एक सफ़ेद, आकाश में गोली मार दी, जिससे तस्वीर में अंतरिक्ष रोशन हो गया। एक खजाना प्रकट हुआ है। ये काफ़ी हंगामा है। किस तरह का खजाना खोजा गया है? एक आधा कदम संत स्तरीय दिव्य हथियार या एक संत स्तरीय दिव्य हथियार? क्या यह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत हो सकती है? जल्दी करो और इस अवसर का लाभ उठाओ।
यदि आपको यह महान अवसर मिल सकता है तो आप महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। वहां हंगामा इतना अधिक था कि यह तुरंत गुप्त क्षेत्र में ध्यान का केंद्र बन गया। सभी की निगाहें इस ओर खींची गईं, ये सोचकर कि यह एक जबरदस्त अवसर है। लगभग सभी किसान उस दिशा में दौड़ पड़े। ये देखकर फैंगचेन तुरंत हवा में उड़ गया और एक विशेष जादू सरणी स्थापित की जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हुआ मिंगयिंग के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। यदि वह परेशान है तो उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। वह स्वाभाविक रूप से इन लोगों को हुआ मिंगयिंग को परेशान नहीं करने दे सकती थी। लोगों का पहला समूह जल्दी से आ गया और तुरंत उनके सामने प्रकाश की किरण की ओर खींचा गया। हालांकि उन्होंने जल्द ही फैंगचेन और किनलिंगलोंग को बहुत दूर नहीं देखा। कई किसान अभी भी किनलिंगलोंग को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। ये काफ़ी छोटी महिला दानव है। उसके मात्र दिव्य सागर क्षेत्र की साधना के स्तर से मूर्ख मत बनो। उसके पास कई तरीके और जादुई खजाने हैं और अनगिनत लोग उसके हाथों मारे गए हैं। यदि आप उसे दिव्य सागर क्षेत्र में एक साधारण छोटी लड़की के रूप में मानते हैं तो आप एक गंभीर गलती कर रहे होंगे और इसकी कीमत अपने जीवन से चुकाएंगे। मैं अपने बगल वाले व्यक्ति के साधना स्तर के माध्यम से नहीं देख सकता। मैं भी इसके माध्यम से नहीं देख सकता। लानत है, अब तुम इसे चुरा नहीं सकते। जब कई काश्तकारों ने फैंगचेन की साधना के स्तर को समझने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वे इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। ये फैंगचेन विशाल तारों वाले आकाश की तरह है, अथाह है। उनकी उपस्थिति में ये भिक्षु चींटियों की तरह महसूस करते थे। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं हार मान रहा हूँ। अभी अभी ज्ञानोदय क्षेत्र में कई शक्तिशाली काश्तकारों सहित सैकड़ों किसानों को उस छोटी लड़की ने मार डाला था। यदि तुम मरना चाहते हो तो जाओ और खुद से लड़ो। वास्तव में अगर वह छोटी लड़की इतनी भयानक है तो उसके बगल वाला आदमी भी काफ़ी शक्तिशाली होना चाहिए। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए। कई लोगों ने किनलिंग्याओं पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सैकड़ों किसान मारे गए थे। वे तुरंत मुड़े और भाग गए, इस प्रकार उनकी जान बच गई। ऐसे लोग विरोध करने की अपनी क्षमता से परे होते हैं। ये सुनकर सभी रुक गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर वे और करीब आ गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मौत से नहीं डरते। अगर तुम लोग जाने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा। जब मैं खजाना छीन लूं तो ईर्ष्या मत करो। एक हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ता हुआ सीधे फैंगचेन की ओर बढ़ गया। जिस क्षण हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला उसका शरीर बिना किसी चेतावनी के हवा में फट गया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई और वह पलक झपकते ही मर गया। ये देखकर जो किसान कार्य करने के लिए खुजली कर रहे थे वे तुरंत रुक गए। उनकी आंखों के सामने के स्पष्ट उदाहरणों ने उन्हें जागने के लिए मजबूर कर दिया। ये हत्या और डकैती नहीं है, यह आत्महत्या है। ये सही है, यहाँ तक कि सबसे अच्छा दिव्य हथियार भी बेकार है यदि आप इसका उपयोग करने के लिए जीवित हैं। आप जारी रख सकते हैं, मैं अपनी छुट्टी ले रहा हूँ। कुछ काश्तकार बस मुड़े और चले गए। वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारे सामने जो खूनी उदाहरण थे वे हमारे सामने थे। अगर हम अभी भी सच्चाई को देखने से इनकार करते हैं तो हम अपनी जान गंवा देंगे। इसके अलावा वह व्यक्ति काफी मजबूत था। छठे क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधक। उनमें से उन्हें बहुत शक्तिशाली कृषक माना जाता था। हालांकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने चींटियों की तरह थे और उन्हें सीधे दबा दिया गया और मार दिया गया। वे कल्पना कर सकते थे कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। जल्द ही अधिक से अधिक लोगों ने भागने का फैसला किया और इस क्षेत्र में लोगों की संख्या कम हो गई। बेशक ऐसे लोग भी थे जो जाने के लिए तैयार नहीं थे। आकाश में प्रकाश की काली और सफेद किरणों को देखते हुए और फैंगचेन कुछ ही दूरी पर नहीं थे। उनके दिल लालसा से भरे हुए थे। वे भागना चाहते थे और खजाना छीनना चाहते थे, लेकिन कारण ने उन्हें बताया कि वे जल्दी नहीं कर सकते। जल्दी करने का मतलब निश्चित मौत होगी। इस जटिल भावनात्मक स्थिति ने उन्हें दुविधा में डाल दिया, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ। अध्याय 80 अग्निसूर्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अग्निसूर्य के पुराने पूर्वज। जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ कम से कम लोग रहते थे। जब से सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर वह कृषक नष्ट हो गया, किसी ने भी फिर से भागने की हिम्मत नहीं की। एक तेज दहाड़ गूंज उठी। एक शक्तिशाली दबाव आया, एक गरजने की आवाज के साथ, जैसे कि शून्य विस्फोट करने वाला था। धीरे धीरे एक आकृति उभर कर आई। अग्निसूर्य संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर। वह अंत में यहाँ है। वह एक आधा कदम सेंट दायरे विशेषज्ञ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फायर सन संप्रदाय मास्टर उस व्यक्ति को मारने में सक्षम है। कई लोगों ने नवागंतुक को अग्निसूर्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में पहचाना। वह अपार ताकत के साथ एक आधे कदम संत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। बर्फ और आग सागर क्षेत्र में उन्हें निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। क्या फायर सन संप्रदाय मास्टर आ गया है? ऐसा लग रहा था कि फैंगचेन को इसकी उम्मीद थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। फायर सन संप्रदाय ने इस स्थान पर सबसे पहले कब्जा किया था, इसलिए यह अजीब होगा यदि फायर सन संप्रदाय मास्टर नहीं आए।
मैं उसकी साधना के स्तर को भी नहीं देख सकता। फायर सन संप्रदाय मास्टर ने फैंग चेन की दिशा में देखा और भौहें चढ़ा दीं। वह बेहद आश्चर्यचकित था कि वह फैंग चेन की साधना के स्तर को नहीं देख सका। शायद प्रतिद्वंद्वी के पास एक दिव्य हथियार है जो उसकी इंद्रियों को ढाल सकता है, या शायद प्रतिद्वंद्वी की साधना का स्तर उससे कहीं बेहतर है। केवल इन दो स्थितियों में ही वह दूसरे पक्ष के साधना के स्तर को समझने में असमर्थ होगा। यदि यह पूर्व है तो यह प्रबंधनीय है, लेकिन अगर यह बाद वाला है तो वह आज यहाँ बहुत अच्छी तरह से नष्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि दूसरा पक्ष कम से कम एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ, एक सच्चा संत क्षेत्र विशेषज्ञ है। क्या तुमने हमारे फायर सन संप्रदाय के चौथे बुजुर्ग को मार डाला? फायर सन संप्रदाय मास्टर ने फैंग चेन को गौर से देखा। उसकी पूरी आभा बाहर की ओर फैल रही थी। एक शक्तिशाली शक्ति फैंग चेन को घेर रही थी। ये भी एक परीक्षा थी। वह जानना चाहते थे कि क्या दूसरा पक्ष उनके दबाव का सामना कर सकता है। यदि आप इसका सामना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। यदि नहीं तो इसका मतलब है कि दूसरा पक्ष खुद जितना मजबूत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह व्यक्ति गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है। यदि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ही उसे मार डालता हूं। फैंग चेन ने शांति से कहा। इसे छिपाने की कोशिश किए बिना उन्होंने इसे सीधे स्वीकार कर लिया। वह अग्नि सूर्य संप्रदाय के मास्टर की आभा से पूरी तरह से अप्रभावित था। मेरी थोपी हुई आभा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तथ्य यह है कि उसने वास्तव में इसे स्वीकार किया है। ये दर्शाता है कि दूसरा पक्ष उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। फायर सन संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकोड़ ली और इस मामले को संभालने के तरीके पर विचार करते हुए गहरी सोच में पड़ गए। संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य सभी दुश्मन के हाथों मारे गए हैं। संप्रदाय के नेता के रूप में वह निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत आश्वस्त था और वह दूसरे पक्ष के साधना स्तर को नहीं देख सकता था, जिसने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया। यदि प्रतिद्वंद्वी एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ है तो यदि वह अभी जल्दबाजी में एक कदम उठाता है तो उसे मार दिया जाएगा। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक खेती की थी और अंततः इस स्तर पर पहुंच गए। वह इस तरह नष्ट नहीं होना चाहता था। फायर सन संप्रदाय मास्टर ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? दूसरे पक्ष ने इसे अपनी पहल पर स्वीकार किया और वे अभी भी इसे सहन करने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि फायर सन संप्रदाय मास्टर उनसे बेहद सावधान हैं। ये सही है, अन्यथा फायर सन संप्रदाय मास्टर के व्यक्तित्व को देखते हुए वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। वह व्यक्ति किस क्षेत्र में है? फायर सन संप्रदाय मास्टर उससे इतना सावधान कैसे हो सकता है? आसपास के सभी किसान हैरान थे। वे किसान जो बर्फ और आग सागर क्षेत्र में अक्सर आते हैं, वे जानते हैं कि फायर सन संप्रदाय मास्टर एक गर्म स्वभाव वाला और बेहद क्रूर व्यक्ति है, फिर भी वह ऐसी स्थिति को सहन कर सकता है। ये ज्ञात होना चाहिए कि फायर सन संप्रदाय मास्टर कुख्यात रूप से बुरे स्वभाव का है। यदि कोई अग्नि सूर्य संप्रदाय का अपमान करता है तो संप्रदाय गुरु उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। हालांकि उन्होंने वास्तव में अग्नि सूर्य संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों की हत्या को सहन किया। भगवान का शुक्र है कि मैं वहां जल्दी नहीं गया, या मैं मर गया होता। कई लोग राहत महसूस कर रहे थे। यदि अग्नि सूर्य संप्रदाय का मास्टर भी ऐसा ही है तो प्रतिद्वंद्वी की ताकत हास्यास्पद रूप से अधिक होनी चाहिए। अगर वे भागने का विरोध नहीं कर पाते तो शायद वे बहुत पहले ही दूसरी तरफ से मारे गए होते। ये फायर सन संप्रदाय मास्टर काफी सतर्क है। फैंग चेन कुछ आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि एक बार जब दूसरे पक्ष को पता चल जाएगा तो वे जल्दी से कार्रवाई करेंगे। हैरानी की बात यह है कि दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया, जैसे कि वे उससे सावधान थे। एक पल के बाद फायर सन संप्रदाय मास्टर ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया, न ही वह जाने के लिए मुड़ा। उसकी टकटकी अनिश्चित थी। ये दर्शाता है कि वह अभी भी सोच रहा था और झिझक रहा था। लगभग 2 अगरबत्तियों का समय बीत चुका था। एक शक्तिशाली आभा बह गई और एक मजबूत आकृति दिखाई दी। सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति। बूढ़े आदमी की उपस्थिति ने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। पूर्वज होयांग। बूढ़े व्यक्ति को प्रकट होते देखकर अग्नि सूर्य संप्रदाय के मास्टर ने उसे संबोधित किया। उन्होंने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने हमारे संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला है। अग्नि सूर्य पूर्वज ने भौहें सिकोड़ लीं। बेहद असंतुष्ट थे कि अग्नि सूर्य संप्रदाय गुरु ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि मृतक चौथा एल्डर उसका प्रत्यक्ष वंशज था और अब जब उसका दुश्मन उसके ठीक सामने था तो फायर सन संप्रदाय मास्टर ने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया था। इसके बजाय वह अवाक रह गया था। मैं इस व्यक्ति के साधना स्तर के माध्यम से नहीं देख सकता। फायर सन संप्रदाय के मास्टर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने ईमानदारी से कहा, मुझे संदेह है कि दूसरे पक्ष की खेती संत क्षेत्र तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि अगर हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम उनके जैसे संत क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर पूर्वज होयांग ने तुरंत शाप दिया, मूर्ख।
यदि वह एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो हम उसकी आभा को कैसे महसूस नहीं कर सकते। आपने पहले संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों को देखा है। संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों की अनूठी आभा केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में संघ क्षेत्र के स्तर पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कितनी अच्छी तरह छुपाते हैं, फिर भी हम इसे महसूस करने में सक्षम होंगे जब तक कि दूसरा पक्ष कम से कम देर से सेंध दायरे के स्तर पर न हो। इस बिंदु पर पूर्वज हुयांग ने उपहास किया, देर से चरण के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने दुर्लभ हैं। वे संभवतः इस जगह पर कैसे दिखाई दे सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में देर से चरण का संघ क्षेत्र विशेषज्ञ है तो हम केवल अपने दुर्भाग्य को दोष दे सकते हैं। यदि आप मर चुके हैं तो आप मर चुके हैं, पछताने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर अग्निसूर्य संप्रदाय के गुरु ने मन ही मन शाप दिया। बेशक आपको परवाह नहीं होगी, आप पहले से ही अपने जीवन के अंत के करीब थे, आपके पास जीने के लिए कई साल नहीं बचे थे। मेरे सामने अभी भी एक लंबा जीवन है, मैं 1 और 2 या 3 हजार साल तक भी जीवित रह सकता हूँ। ये बूढ़ा कोडर पहले से ही अपने जीवन के अंत के करीब था, उसके पास जीने के लिए कई साल नहीं बचे थे, इसलिए अगर वह मर गया तो भी पछताने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर तुम मर जाते हो तो ठीक है, बस मुझे अपने साथ नीचे मत खींचो। आप उस पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं करते। अग्निसूर्य पूर्वज ने अग्निसूर्य संप्रदाय गुरु के विचारों के माध्यम से देखा। यह आदमी उग्र स्वभाव का लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में बेहद सतर्क और मौत से डरता है। वह कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक कि वह उस व्यक्ति को मारने के बारे में पूरी तरह से निश्चित न हो। हमने अभी तक कार्रवाई नहीं की है क्योंकि हमारे पास पूर्ण निश्चितता नहीं है। ये सही है, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। फायर सन संप्रदाय के नेता ने ईमानदारी से कहा। आप ये सुनकर बूढ़े पूर्वज हुयांग इतने क्रोधित हुए कि उनका लगभग खून बह गया। इस आदमी ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। अपने पूरे जीवन में वह इस तरह के कायर व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। विडंबना यह है कि यह कायर व्यक्ति उनके फायर सन संप्रदाय का संप्रदाय नेता है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं आपके छोटे भाई को संप्रदाय का नेता बनने देता। पूर्वज हुयांग ने ठंड से सूंघा। अगर मुझे पता होता कि यह आदमी इतना काय है तो मुझे किसी और को पदभार संभालने के लिए समर्थन करना चाहिए था।